अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? ओके, मतलब स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। सो कल का जो वीडियो आप लोगों को अपलोड करके शेयर किया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर पढ़ लिया होगा, तो सारा का सारा आपका जो बैक्टीरिया का पूरा आपका कल्चर टेक्नोलॉजी है, वो पूरा फिनिश हो चुका है, राइट? तो आज के क्लास में हम लोग डील करेंगे प्लांट के कल्चर्स के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। बैक्टीरिया में ओवरऑल जो पढ़ा, कल के जो क्लास नहीं चल पाई ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू, उसको थोड़ा-सा हम लोग यहाँ समराइज़ कर लेंगे। आपको उस क्लास में पूरा ये पढ़ा दिया गया कि बैक्टीरिया का जो कल्चर करने की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो टेक्निक्स है, उसको यूज़ करके आप क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, उसका क्या एप्लीकेशंस होता है। आपके एग्ज़ाम्स में जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाएँगे, वो एप्लीकेशंस बेस्ड पे पूछे जाते हैं कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर का या फिर आप बैक्टीरियल कल्चर का या फिर बैक्टीरियल सेल कल्चर का या आप एनिमल टिश्यू कल्चर का किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट आपके बायोमोलिक्यूल्स या इम्पोर्टेंट आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, वो आप माइक्रोब्स के थ्रू ही क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। सो ऐसे सूटेबल माइक्रोब्स का क्या करना, आपका उनको ग्रो कराना और उनको प्रिज़र्व करना और उनके द्वारा बनने वाले जो फार्मास्यूटिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको प्रिज़र्व करके आइसोलेट करना, फिर क्वांटिफ़ाई करना, ये सारा उसका क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो एप्लीकेशंस में आपने यही देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको माइक्रोब्स की हेल्प से क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में फर्मेंटर में डाल करके क्या करते हैं, उसको प्रोडक्शंस कराते हैं इंडस्ट्रियल स्केल स्केल पे, और वो जा करके फिर हमारे लिए कमर्शियल पर्पज़ का काम कर पाता है। ओके, तो होपफुली कि आपका वो जो प्लांट मतलब कि बैक्टीरिया कल्चर का टेक्नोलॉजी था, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ओके, सो कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन हैं आपकी बैक्टीरिया का और प्लांट का। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए आपके पास मीडिया होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, और बाकी चीज़ों को करने के लिए एक आपका स्टरलाइज़ कंडीशंस होना चाहिए, जहाँ पे कि आप सिर्फ़ डिज़ायर बैक्टीरिया को ग्रो करा पाते हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पे ग्रो नहीं करती हैं। तो ये स्टार्टिंग के जो कुछ प्रोसेस होते हैं, वो यहाँ के लिए भी कॉमन है, मतलब प्लांट को भी ग्रो कराने के लिए, प्लांट के सेल्स को, प्लांट के टिश्यू को, प्लांट के पार्ट को ग्रो कराने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मीडिया चाहिए होता है। जो कि पर्टिकुलर आपके प्लांट के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप किसी एक स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, उसको अपने हिसाब से लेबोरेटरी में या फिर आपका जहाँ पे ग्रीन चैम्बर होता है, वहाँ पे ग्रो करा करके फिर उससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर उसका जो प्लांट होता है, उसकी पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ करते हैं। सो एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे आप डिज़ायरेबल और जिस टाइम पे आप चाहते हैं, डिज़ायरेबल टाइम, डिज़ायरेबल प्लांट को अपने हिसाब से क्या करें, ग्रो कराएँ और उसके प्रोडक्ट को क्या करें, आप प्यूरीफाई करें, मीन्स निकाल पाएँ। ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे अप्रोचेज़ हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर में जिनको कि हमको जानना होता है, और उसको करके हम अलग-अलग अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम फुलफ़िल कर पाते हैं। यहाँ पे आपको एक नाम दे रखा है हैबरलैंड का, इनसे एग्ज़ाम में सवाल बहुत पूछा जाता है। ये बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर माने जाते हैं। हालाँकि इन्होंने जो काम किया था, वो उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं रहा था, और लेकिन फिर भी सारा का सारा क्रेज़ जो जाता है इनको इस चीज़ को मतलब इमेजिन आउट करने के लिए कि प्लांट को हम बेसिकली ऐसे लेबोरेटरी में भी ग्रो करा सकते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे कि मेंडल साहब को क्रेज़ जाता है जेनेटिक्स के फादर के लिए, ये बात अलग होती है कि जेंड मेंडल साहब के काम को उस टाइम के करंट सिनेरियो में जो प्रेज़ेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन जेनेटिक्स की नींव उन्होंने ही रखी थी। कम से कम इतना दिमाग लगाया तो था कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रही हैं। सिमिलरली ये आपको जो हेबरलैंड का नाम यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन्होंने ही प्लांट टिश्यू कल्चर का जो नींव रखा, मीन्स फाउंडर माने जाते हैं ये, और इन्होंने अप्रोच लगाई थी कि ये जो आपके प्लांट वैसे नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, क्या इनको भी आप कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी ग्रो करा सकते हैं? हालाँकि उस टाइम पे जो उन्होंने अप्रोच लगाया और ये ग्रो कराने की कोशिश की, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन क्रेज़ इनको दिया जाता है कि हाँ, इन्होंने ही इस आइडिया का डेवलपमेंट किया था और इन्हीं के बेसिस पे फर्दर चल कर के रिसर्च करना स्टार्ट हुआ। सो प्लांट टिश्यू कल्चर में आप देखेंगे कि प्लांट के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी बेसिकली इस वजह से मतलब ये है क्योंकि उसके किसी भी एक सेल्स से अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया अगर आप दे देते हैं, तो वो पूरा का पूरा ग्रो करके पूरा बॉडी क्या होता है बना लेता है, और उसके कभी-कभी आपको इस सेल्स के बारे में ही पूछ दिया जाता है कि वो कौन-सा सेल्स है या उसके पास कौन-सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप लोगों ने एनिमल सेल्स में पढ़ा, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपके स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंशिएट होकर के नए-नए क्या करती है, अलग-अलग टाइप के सेल्स बना लेती है। कोई अभी भी जुड़ रहा है क्या?
ओके। मुमताज़ बानो, मनीषा चौधरी। सो हैबल एंड साहब जी को जाता है क्रेज़ आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है? अच्छा, ओके। ठीक है, अभी दिख रहा है? ओके, ओके। ये बीच-बीच में से आते भी रहते हैं तो स्विच करना पड़ता है। तो आपसे एग्ज़ाम्स में सवाल ये पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर किसको बोला जाता है? आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, क्यों किया जाता है, लेकिन आप उसको जान लीजिए। इन्होंने ही पहले प्लांट के एक पार्ट को लेकर के उसे आर्टिफ़िशियल मीडियम पे ग्रो कराने की कोशिश की थी और उस टाइम पे इन्होंने उसका नाम वर्ड का नाम जो दिया था एक्स प्लांट का के बारे में, तो ये वर्ड उनके द्वारा ही नरेट किया गया था और बताया गया था कि अगर आप किसी भी प्लांट के किसी एक पार्ट को या टिश्यू को लेकर के अगर आप कल्चर मीडिया सूटेबल देते हैं तो वो ग्रो कर सकता है। बट एट दैट टाइम वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था उनका एक्सपेरिमेंट, कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना इस अप्रोच को दे करके चले गए और उसी पे चल करके आगे क्या होता है, काम होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट के डिफरेंशिएशंस करने वाले टिश्यूज़ के बारे में। जिस तरीके से एनिमल टिश्यूज़ में आपने देखा था कि स्टेम सेल जो होती है उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं और अलग-अलग टाइप के सेल्स क्या करते हैं, बनाते हैं जो कि अलग-अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, राइट? सिमिलरली प्लांट सेल्स में भी कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, मतलब नॉर्मल आपके जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा पाई जाती है और बाकी आपके नॉर्मल जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो पाई जाती हैं, डिवीजन करने वाली सेल्स पाई जाती हैं। सो इनके पास जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है वो ऐसी सेल्स होती है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो डिफरेंशिएट होकर के पूरी की पूरी बॉडी भी क्या कर सकती है, बना सकती है। सो इस अप्रोच को लेकर के प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा फाउंडेशन रखा गया और ये बताया जाता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट को, लीफ के पार्ट को, स्टेम के पार्ट को, रूट के पार्ट को लेकर के अगर आप उसको सूटेबल प्रॉपर कंडीशंस देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया देते हैं, तो ग्रो करके एक पूरा प्लांट कंप्लीट क्या कर सकता है, बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के प्लांट टिश्यू कल्चर पे पूरा का पूरा क्या है, बेस्ड है और काम किया जाता है। सो सेल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकता है, डेवलप हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, उसको लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है आपके लिए जिसका नाम है टोटीपोटेंसी, राइट? तो ये दोनों कंडीशंस में होते हैं, आपके एनिमल्स में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो चूंकि आप लोग अभी यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे। एक ऐसी एबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल्स टू डिवाइड एंड प्रोड्यूसेस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके सेल्स पाए जा सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, मीन्स कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल्स जो कि कंप्लीट डिफरेंशिएट होकर के एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी सेल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और भी वर्ड आता है, प्लूरीपोटेंसी, जिससे भी आपको सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका एक सेल से, सपोज कीजिए कि आपका एक ये सेल है, सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल से अगर आपका क्या बने, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, राइट? तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द टोटीपोटेंसी, ये वाला वर्ड। और जब आपका एक सेल से क्या बन जाए, दैट इज द कम। अरे बाहर कौन आ रहा है? ओके। जब आपके एक सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन जाए, वो ऑर्गन आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपका वो एम्ब्रियो हो सकता है, वो आपका ओवरी हो सकता है, वो आपका एक रूट का पूरा पार्ट, मतलब रूट हो सकता है, कोई भी एक चीज़ बने। तो जब आपका एक सेल्स से डिफरेंशिएशन होकर के कोई एक ऑर्गन बनेगा तो आप उसको प्लूरीपोटेंसी बोलते हैं। जब आपका कोई एक सेल्स से डिफरेंशिएशन होकर के पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही बन जाए, ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म ही बन जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं, राइट? तो इन टर्म को देकर के आपसे कंफ्यूजन कराया जाता है और आपको सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कोई सेल्स है जो कि डिफरेंशिएट हो करके फाइनली अगर एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती, मीन्स कन्वर्ट हो जाती, तो आप उसको क्या बोलेंगे, या कोई एक ऑर्गन बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल वे में समझा दिया कि सपोज अगर आपके पास एक सेल है और ये जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब जिनका कि डिफरेंशिएशन से नहीं हुआ है, वो डिफरेंशिएट होकर के उस ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है और फाइनली एक
होल ऑर्गेनिज़म्स का क्या करता है, फॉर्मेशंस करेगा, तो उसको आप टोटिपोटेंसी एबिलिटी के नाम से जानते हैं। और जबकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अगर किसी जो जर्म लेयर होती है, जैसे मेसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होते हैं, अगर आप उनके रेफरेंस से बात करें, तो इन तीनों डर्म में से किसी एक डर्म के सेल्स को क्या करेगा, डिफरेंट मतलब कन्वर्ट कर पाए, बना पाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जब कोई सेल्स कन्वर्ट होकर डिफरेंशिएट होकर के पूरा होल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशंस करे, तो उसको आप बोलेंगे दैट इज द टोटिपोटेंसी। और अगर कोई सेल्स मींस डिफरेंशिएट होकर के अगर ऑर्गन्स बनाता है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द प्लूरिपोटेंसी। तो यहाँ से इससे सवाल आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये आपके जो स्पोर्स होते हैं या जो जाइगोट होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस तो होपफुली आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन इनके एग्जांपल्स आपको दे देता है तो आप फंस जाते हैं वहीं पे कि कौन सा सेल्स इसमें से टोटिपोटेंसी एबिलिटी को शो करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि स्पोर सेल्स से पूरा का पूरा प्लांट बन जाता, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट जो सेल्स होती है वो फ्यूजन से बनता है आपका मेल एंड फीमेल के गैमेट से, और इस सेल्स का फर्दर डिफरेंशिएशन होकर के, डिवीजन होकर के क्या बन जाता है, पूरा होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं। मुमताज बानो प्लीज ज्वाइन मी। अभी ज्वाइन नहीं हो पाई हैं क्या ये? मुमताज यहाँ पे हैं? हाँ जी। ओके, ज्वाइन हो गई हैं आप? ठीक है, ओके। ओके, सो ये आपके पास दो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे दिए गए हैं, स्पोर सेल्स एंड जाइगोट सेल्स, जो कि जिसका एग्जांपल कौन होगा, दैट इज टोटिपोटेंसी का। मतलब ये फर्दर डिफरेंशिएट हो करके होल एक ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली बना सकते हैं। तो आप एग्जांपल भी याद रखिए, प्लस उनका डेफिनेशंस भी याद रखिए। दोनों में से कोई एक आपको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका एग्जांपल दे सकता है, पूछा सकता है कि इसमें से कौन सा सेल्स आपका टोटिपोटेंसी की एबिलिटी शो करता है, या आपको टोटिपोटेंसी दे करके वो पूछा सकता है कि इसका मीन क्या होता है। दूसरा यहाँ पे वर्ड है दैट इज प्लूरिपोटेंसी, जिसका मीन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कोई आपका एक स्टेम सेल्स या आपका कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, स्टेम सेल्स का वर्ड जहाँ कहीं पे भी आएगा तो आप समझ जाना कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती है। स्टेम सेल्स कभी भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। तो आपको बता चुका हूँ स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि ये दो काम करता रहता है हमेशा। एक तो क्या करेगा, आपका डिफरेंशिएशन करता रहता है, और एक आपका क्या करेगा, डिवीजन करता रहता है। मतलब अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन भी करता है, प्लस और ये डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग सेल्स को भी क्या करता है, बनाता रहता है। तो डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन, ये दो प्रॉपर्टी शो करता है आपका कोई भी स्टेम सेल, राइट। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कोई भी स्टेम सेल्स अगर पोटेंशियल ऐसा रखता हो कि जो कि डिफरेंशिएट हो करके जो भी आपके थ्री जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अगर उनमें से कोई एक जर्म लेयर में कन्वर्ट हो जाए और उनसे बनने वाले, जैसे सपोज आपका मेसोडर्म है तो उससे कुछ ऑर्गन बनेंगे, एक्टोडर्म है तो उससे कुछ ऑर्गन बनेंगे, तो एक ऑर्गन में क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्लूरिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले इसको समझा दिया। इसके बाद आपका आता है ओलिगोपोटेंसी। ये भी एबिलिटी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे ये दो कॉमन वर्ड थे, टूटीपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी, लेकिन चूंकि एग्जाम से बहुत टाइम के बाद हो रहा है तो कुछ भी नया वर्ड आपके एग्जाम्स में दिया जा सकता है। सो ओलिगोपोटेंसी का मतलब क्या है, इसको आप यहाँ पे समझिए। एबिलिटी टू ऑफ अ प्रोजेनिटर सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू अ फ्यू टाइप ऑफ अ सेल्स, मींस एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स की बात अगर कर लें, जैसे अगर हम लोग एनिमल सेल्स की अगर बात करें, तो आपका जो हिमेटोपोएटिक सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो मतलब ब्लड सेल्स होती हैं उनको बना सकता है। तो जब कोई सेल्स के पास ये एबिलिटी हो कि सिर्फ एक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले या एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज या सेल्स में डिफरेंशिएट हो सके, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ओलिगोपेप्टाइड या ओलिगोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो ओलिगोपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, टूटीपोटेंसी आपने देख लिया। टूटीपोटेंसी क्या है, एक ब्रॉडर सेंस है, पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इसके बाद आपका प्लूरिपोटेंसी जो है उसका छोटा पार्ट है, कोई एक ऑर्गन बनेगा। और इससे छोटा आपका ओलिगोपोटेंसी है, कोई एक पर्टिकुलर काइंड का सेल्स बनाएगा, राइट। तो पहले आपका ऑर्गेनिज्म आया, फिर आपका ऑर्गन आया, फिर इसके बाद आपके सेल्स आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यूनिपोटेंसी। यूनिपोटेंसी का वो मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टाइप के सेल्स में क्या हो, डिफरेंशिएट हो। तो यहाँ पे आपको दिया गया था फ्यू टाइप ऑफ सेल्स, जबकि यहाँ पे दिया जा रहा है ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, उसे आप क्या बोलेंगे, यूनिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये चार टर्म आपको बताए गए और जिनका मीन आपको यहाँ पे बता दिया गया कि क्या इनका मतलब होगा। हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो टिश्यू होता है उसके पास आखिर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है, या फिर ऐसा क्या है जो कि एक सेल्स से या एक किसी पार्ट से लेकर के ही पूरा का पूरा प्लांट को डेवलप कराया जा सकता है। तो ऐसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज
टोटिपोटेंसी। तो पूरा का पूरा आपका जो प्लांट टिश्यू कल्चर आपका बेस्ड है वो किस पे है? प्लांट के इस वाले प्रॉपर्टी पे, राइट? और ये प्रॉपर्टी जो शो करने वाली सेल्स है उसका नाम क्या है? दैट इज द पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये आपके क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब अगर आप प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दो पढ़ाया जाता है कि प्लांट जो टिश्यू होते हैं वो दो होते हैं। एक सिंपल टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में इनका एग्जांपल आता है। तो ये वाली जो ये आपके एग्जांपल्स में बनता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो आपकी सेल्स के पास एबिलिटी होता है कि ये टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी शो करती है और एक सेल्स से पूरे के पूरे प्लांट को आपको डेवलप कराया जा सकता है उसे सूटेबल कंडीशंस दे करके। तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में, कौन-कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम ये कर सकते हैं और इस प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो सबसे पहला जो टर्म आता है उसको आप देख लीजिए यहाँ पे, एक्सप्लांट का क्या मीन होता है? मतलब आपको यहाँ पे बताया गया कि द होल प्लांट कैन बी जनरेटेड वर्चुअली बाय फ्रॉम एनी प्लांट ऑफ अ पार्ट, मीन्स किसी भी प्लांट के पार्ट से। सपोज कीजिए अगर आपका पूरा ये प्लांट है और ये इसका आपका रूट का सिस्टम है और ये आपके लीफ के सिस्टम्स हैं, तो अगर आपका ये पूरा का पूरा कोई एक प्लांट है तो इस प्लांट के किसी एक पार्ट को जिससे कि पूरा होल ऑर्गेनिज्म क्या किया जाए, डेवलप किया सकता है, उसको आप एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। अब वो एक्स प्लांट आपका क्या हो सकता है? ये लीफ भी हो सकता है, ये स्टेम भी हो सकता है, ये आपका रूट भी हो सकता है, या आपके जो सीड्स होते हैं सीड के कॉटिलेडन्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका एज ए एक्स प्लांट काम कर सकता है। मीन्स प्लांट की बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट जिससे कि उस पूरे प्लांट को डेवलप कराया जा सके, मीन्स रीजनरेट कराया जा सके, उस पार्ट को आप एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं, राइट? सो टिश्यू कल्चर को करने में कौन-कौन से आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। तो क्या-क्या कॉमन हो जाएगा? सबसे पहला तो काम यही होगा कि जिस किसी भी प्लांट का आपको टिश्यू कल्चर कराना है, आपको उसको ग्रो कराना है, उसको पहले सूटेबल प्लांट को आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा? आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और प्लांट के हेल्थ के बेसिस पे। कोई ऐसे ही मरा-ठूटा प्लांट आप नहीं ले लेंगे, जो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, जो प्लांट ठीक-ठाक रहेगा, उसको लेकर के आप क्या करते हैं? फर्दर टिश्यू कल्चर का काम करते हैं। तो उस सबसे पहला क्या होगा? सिलेक्शंस ऑफ सूटेबल एक्स प्लांट लाइक सूट, टिप्स, लीव्स एंड कॉटिलेडन्स। तो जो भी प्लांट का आपका टिश्यू कल्चर आपको कराना है, उस प्लांट के एक पार्ट को जिसको आप एक्स प्लांट बोलेंगे, उसके पार्ट को क्या करना है? सिलेक्शंस करना है। तो मान लीजिए अगर आपने क्या किया, लीफ चूज़ किया है, तो आपका ये लीफ क्या कहलाएगा? एक्स प्लांट कहलाएगा। अगर आपने उस टाइम पे रूट्स सेलेक्ट अगर किया हुआ था, तो आपका क्या कहलाएगा? दैट इज़ एक्स प्लांट कहलाएगा। तो कोई भी पार्ट जिससे कि आप ग्रो करा पाएँ, उसको आप एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। सो पहला स्टेप क्या होगा? सिलेक्शंस करना। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? उसको प्रॉपर तरीके से एक कंटामिनेशन फ्री बनाने का काम किया जाएगा। आप उसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं डिसइन्फेक्टेंट के फॉर्म में, उनको लेकर के उसको वॉशिंग करेंगे और उसको एक ऐसे मीडिया पे, एक ऐसी जगह पे रखेंगे या काम करेंगे जहाँ पे कोई भी फर्दर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो है वो अटैक ना कर पाएँ। द सेम वे जैसे आपने बैक्टीरिया के केसेस में देखा था कि बैक्टीरिया को आप आइसोलेट करते हैं, फिर आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रो कराते हैं, और ये सारा का सारा काम आप कहाँ पे करते हैं? एक एसेप्टिक मेथड कंडीशंस में, लाइक एज अ लेमिनार एयर फ्लो में, या फिर आप फ्लेम के साथ में करते हैं। ये सारी चीज़ आपको देखनी होती है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, दैट इज सिलेक्शंस करने के लिए। दूसरा आपका स्टेप हो जाएगा उसके सरफेस क्या, उसके पार्ट को पूरा स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइजेशन के प्रोसेस कई तरीके से हो सकते हैं। केमिकल का ज़्यादा आपको यूज़ किया जाता है प्लांट के केसेस में। और इसके बाद आपका क्या होगा? इनोकुलेशन ऑफ द एक्सप्लांट इनटू द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया। तो जिस तरीके से आपने बैक्टीरिया को किया था, वैसे ही आप इस प्लांट के पार्ट को, मीडिया बना हुआ रहेगा, उस मीडिया में क्या करेंगे? इनोकुलेट कर देंगे। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, इनोकुलेट और इनक्यूबेट। इनक्यूबेट का मतलब होता है उसको सुटेबल कंडीशन दे करके रखना, और इनोकुलेट का मतलब होता है उसको किसी चीज़ में इनकॉर्पोरेट करना। जैसे अगर मीडिया की बात करेंगे कि मीडिया में इनोकुलेट कर देना है, तो उस सर्टेन बैक्टीरिया के कल्चर्स को लेकर के आपने मीडिया में क्या किया? पोर किया। यहाँ प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट की किसी पार्ट को लेकर के अगर आपने मीडिया में क्या किया? रख दिया। सपोज कीजिए कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपका कोई मीडिया का प्लेट है, राइट? मीडिया बना हुआ है प्लांट के लिए, और इस मीडिया के प्लेट पे आपने इस प्लांट से क्या किया? इसको यहाँ से क्लीव ऑफ किया, मीन्स लीफ को ले आकर के आपने यहाँ पे डाल दिया, जिसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द इनोकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इनोकुलेशन और इनक्यूबेशन, ये दो आपके वर्ड बराबर यूज होते रहेंगे, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो इनोकुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसफर करना, राइट? और तो 3 स्टेप आपके हो गए। पहले सिलेक्शंस करेंगे, फिर स्टरलाइजेशन करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इनोकुलेट कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में, और इसके बाद ग्रोइंग द कल्चर इन द ग्रोथ चैम्बर और प्लांट टिश्यू कल्चर रूम। तो जैसे आपने बैक्टीरिया को ले जाकर के अपने वीडियो इंक्यूबेटर में रखा था, वैसे ही आपके पास प्लांट ग्रोथ चैम्बर होता है। देखा है आप में से किसी ने प्लांट ग्रोथ चैम्बर को? ओके।
उसमें कुछ होता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे जस्ट स्केच करके दिखा देता हूँ। ऐसे आपके पूरा जैसे एक अलमीरा की तरह बना हुआ होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, ऐसे रीडिंग लगी हुई होती है, डिस्प्ले लगा हुआ था सेटिंग करने के लिए। एक आपका टेम्परेचर का होता है, एक आपका क्या कहते हैं मॉइस्चर के लिए होता है और एक आपका लाइट के लिए होता है। कुछ इस तरीके से रीडिंग यहाँ पे लगी हुई होती है। इसमें इसका मेन पर्पज़ क्या होता है पता है आपको? सिर्फ़ और सिर्फ़ कि यहाँ पे लाइट का सोर्स होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर होते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर होता है, साथ-साथ आप उस लाइट के जो ड्यूरेशंस होते हैं मतलब प्लांट को कितना टाइम तक के लिए लाइट चाहिए, कितना टाइम तक के लिए नहीं चाहिए, ये चीज़ सेटअप करने के लिए क्या होता है वहाँ पे रहता है। बस इसी को आप बोलते हैं प्लांट ग्रोथ चैम्बर। तो सिर्फ़ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लांट ग्रोथ चैम्बर के लिए कि प्लांट ग्रोथ चैम्बर एक ऐसा एटमॉस्फियर है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप प्लांट को सूटेबल वो सारा कंडीशंस दे रहे हैं जिससे कि प्लांट क्या करे, अच्छे से ग्रो कर पाए। मतलब बाहर का कंडीशन चाहे जैसा हो, जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपको गेहूँ का फसल उगाना है तो फिर आप गेहूँ के लिए क्या करते हैं ठंडी विंटर का वेट करते हैं। अगर आपको ध धान का फसल मीन्स आपको अगर वो उगाना है तो फिर आप क्या करेंगे बारिश होने का वेट करेंगे। लेकिन प्लांट ग्रोथ चैम्बर में ये पॉसिबिलिटी मतलब ये फैसिलिटी रहती है कि आप किसी भी फसल मीन्स किसी भी क्रॉप को किसी भी टाइम पे थ्रू आउट ईयर क्या कर सकते हैं ग्रो करा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे हमें अगर फॉर एग्जांपल कि हम ठंडी में हैं और अगर हमको धान उसमें करना है तो हम क्या करेंगे पॉट में ट्रे में लगा करके धान के फसल को उसमें उगा सकते हैं। हम बारिश के महीने में हैं लेकिन हमको वहाँ पे गेहूँ अगर उगाना है तो वहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है प्लांट ग्रोथ चैम्बर का कि नेचुरल कंडीशंस व्हाटएवर चाहे जो भी कुछ हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपको फसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम पे चाहें, जो जिस टाइम का क्रॉप चाहे, आप उसको ग्रो करा सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है और ये उस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सूटेबल सारी चीज़ें, ऑप्टिमम सारी चीज़ें देता है। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है? लाइट। तो ज़रा एक कॉमन सा सवाल है आप सब लोगों से, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि प्लांट की बॉडी में लाइट की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब उसके पास क्या हो? क्लोरोफिल हो, राइट? बोलिए भाई। ओके, है ना? क्योंकि ये सनलाइट की वज़ह से क्या करता है फूड प्रिपेयर करता है। जब आपका सीड्स आपका यहाँ पे जर्मिनेशंस पे आप लगाते हैं, तो उस सीड के टाइम पे मतलब उस सीड के जर्मिनेशंस के टाइम पे जब तक कि अब ऐसा तो है नहीं कि जर्मिनेट करेगा तुरंत-तुरंत ये क्लोरोफिल बना लेगा। बनाने में समय लगता है ना, जब तक आपका ये लीफलेट जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ पे आपका टेलरिंग होती है, टेलरिंग होने के बाद तब आपका थोड़ा ग्रीन पार्ट आता है, तब जाकर के ये आपको दिखाई देता है कि हाँ, अब ग्रीन पार्ट आ गया है। सो स्टार्टिंग कंडीशंस में मतलब जब आपका सीड डोर्मेंसी कंडीशंस में है और आपने उसको सूटेबल कंडीशंस दिया, उसको इम्बाइब करके जनरेट करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, एट दैट टाइम सनलाइट का क्या रोल होता है? क्या अगर इस प्लांट ग्रोथ चैम्बर में जो सनलाइट दी जाती है, उस सनलाइट को अगर हम ऑफ रखें तो क्या जर्मिनेशंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, जी। हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब समझा नहीं आपका, क्या 2 कैंडिडेट हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई, तो आपके पास 2 प्राण ग्रोथ चैम्बर होते हैं, एक पे काम आप कैसे करेंगे? एक प्राण ग्रोथ चैम्बर में आप नहीं, नहीं कंपार्टमेंटाइज़ेशन होता है, लेकिन आपके पूरे के पूरे इंटरनल जो आपका पूरा एरिया होता है, उसका टेम्परेचर एक जैसा होता है। यहाँ पे कोई आप ऐसा नहीं कि इस वाले कंपार्ट में आप टेम्परेचर अलग रखेंगे, यहाँ पे अलग रखेंगे, ये फैसिलिटी नहीं होती इसमें। मेरा आंसर ये था कि 2 कैंडिडेट को अगर 2 क्रॉप पे काम करना है, तो उनके लिए 2 प्लांट ग्रोथ चैम्बर की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्लांट ग्रोथ चैम्बर में आप एक टाइम पे 2 वैरायटी के क्रॉप और दोनों के लिए अलग-अलग जो कंडीशंस है, वो नहीं कर पाएँगे। है ना? जैसे एक ही काम है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसी में 2 हम एरिया कर दें, एक तरफ आपका हम व्हीट लगा दें और एक तरफ हम आपका क्या करें पैडी मीन्स राइस लगा दें, राइट? और इन दोनों का सिचुएशंस अलग-अलग होता है। इसके लिए टेम्परेचर नॉर्मली आपको 19 से लेकर के 25 तक चाहिए होता है, जबकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल तरीके से 30 से लेकर के 35 या 38 तक चाहिए होता है। तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ में एक ही चैम्बर में मीट नहीं कर पाएँगे।
हाँ, 2 आपको 2 प्लांट ग्रोथ चैम्बर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ अ प्लांट पे काम करना चाहते हैं एक साथ में। ओके, सो अब मेरे सवाल पर आते हैं कि मैंने आपसे पूछा कि सीड जब आपका इनिशियल स्टेज में है, जब ये यहाँ पे कोई भी ग्रीन पार्ट आपका नहीं आया हुआ है, तो उस टाइम पे इसको सनलाइट की क्या ज़रूरत है? क्या इम्पोर्टेंट रोल है? क्यों इसको सनलाइट मतलब लाइट जो सनलाइट तो खैर हम लोग प्लांट ग्रोथ चैनल में नहीं दे पाते हैं, लाइट देते हैं, तो लाइट की ज़रूरत होती है। तो वो लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है जब तक उसके पास कोई क्लोरोफिल या ग्रीन तरीके का कोई मटेरियल या पार्ट उसके पास नहीं आया हुआ है? हुँ, तो रूट और शूट अभी आया कहाँ है? अभी तो सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? वंदना, आपने बॉटनी से एमएससी किया हुआ है? हेलो? वंदना, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दिया? ओके, कोई बात नहीं। जी, जी। नहीं, नहीं, सनलाइट अरे भाई सन हमारा आर्टिफिशियल थोड़ी कि जब जहाँ चाहेंगे तहाँ लेके रख देंगे। प्लांट ग्रोथ चैम्बर जो होता है वो लैबोरेट हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। मतलब क्या समझे नहीं मतलब? हाँ, हाँ। हुँ। नहीं, नहीं, लाइट देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए विविग्योर के सारे रेंज की ज़रूरत नहीं होती है। आपको शायद पढ़ाया गया होगा रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट पढ़ा आपने? बताइए क्या होता है? रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट हाँ। चलिए कोई बात नहीं। ये जितने भी आपके विविग्योर रेडिएशंस के पार्ट होते हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर मैं सवाल पूछूँ कि इफेक्टिव लाइट कौन है फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए तो आप क्या बताएँगे? और? और? अरे मैं विजिबल रेज़ की बात कर रहा हूँ। विजिबल रेज़ में ये सारे लाइट आते हैं ना आपके वायलेट आते हैं, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है और रेड आता है। इन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके जो इफेक्टिव रेडिएशंस के पार्ट हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है? और? वेरी गुड। आपके 3 प्राइमरी कलर हैं, ठीक? इन तीनों कलर में से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव कलर है वो क्या है आपका रेड है फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये आपके जो ब्लू और ग्रीन होते हैं और इनका इनका अगर आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो लाइट और ज़्यादा क्या होती है इन्हांस हो जाती है। यही आपको बताता है रेड रेड ड्रॉप इफेक्ट कि जब इंडिविजुअल इनके अलग अलग वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस की रेट देखी गई तो इनका रेट क्या आया था कम आया था, जबकि इनका कुमुलेटिव इफेक्ट जब देखा गया तो वहाँ पे इंडिविजुअल वाले किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस पे जो फोटोसिंथेसिस हुआ था वो ज़्यादा दिखाई दिया था। तो ये माना जाता है कि ये जो आपके 3 प्राइमरी कलर होते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, इन अलग-अलग ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। लेकिन जैसे आपने पिगमेंट सिस्टम पढ़ा ना, तो पिगमेंट सिस्टम में आप क्या पढ़ते हैं? P680 पढ़ते हैं और P700 पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये किसका वेवलेंथ है? तो आपके प्लांट के पास जो पिगमेंट है, वो आपके विजिबल रेंज के लाइट में से सिर्फ़ यही वाला लाइट एब्ज़ॉर्ब करता है। आप इसका मतलब यही साफ-साफ बताता है। आपने जो आपका यहाँ पे विबग्योर रेंज की लाइट जो कि 400 से लेकर के आपके 800 नैनोमीटर तक के रेंज में होती है, इस रेंज में से सारा का सारा लाइट ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। ये जो पिगमेंट यहाँ पे पाया जा रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के पास जो आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल है, उसमें जो आपके एलिमेंट लगे हुए हैं जिसकी वज़ह से वो लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है, उसकी रेंज सिर्फ़ क्या होती है? ये वाली।
ये वाली रेंज मेन पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, साइड वाले जो लाइट होते हैं मतलब वेवलेंथ होती है, उसको आपके जो एक्सेसरी पिगमेंट जिसे आप बोलते हैं वो सारे एब्जॉर्ब करके रेडिएशन को ट्रांसमिट करते हैं इस पिगमेंट के पास में। तो आपका 680 और 780 जो नैनो 700 जो नैनोमीटर होता है किसका लाइट का है? रेड वाले का। तो रेड वाला जो लाइट है आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द ब्लू एंड ग्रीन के। अगर इन तीनों में बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ब्लू एंड रेड के साथ में जा सकते हैं, ग्रीन और रेड के साथ में जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ब्लू और रेड जो होता है लाइट वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सनी जी का सवाल ये था कि सनलाइट में सारे के सारे कलर होते हैं, क्या इसको आर्टिफिशियली दे देंगे तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? डेफिनेटली। आप ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं ना, इस लाइट से भी फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट ग्रोथ चैम्बर में वहां पे व्हाइट लाइट ही लगी हुई होती है रॉड वाली, और उसी के हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। क्या क्या चले जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब वो इंडोर प्लांट भी हाँ समझ गया। वो इंडोर प्लांट भी होता है और आउटडोर प्लांट भी होता है, यही कहना चाह रहे हैं? उसकी उसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसको फोटोसिंथेसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आपने देखा होगा कि नीचे वो हमेशा ऐसे पानी में मतलब पानी में तैरने वाला प्लांट होता है, उसके लिए कोई आपको सॉइल का सस्पेंशन नहीं चाहिए। तो तो ऐसे सारे प्लांट जो कि आपके मतलब कि सॉइल में सबमर्ज नहीं होते हैं, सिर्फ वाटर में ऐसे हाइड्रोपोनिक्स जिसे आप बोल सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर उनको फोटोसिंथेसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। और आप जहाँ पे जिस कमरे में लगाते हैं, उस कमरे में लाइट आप जलाते हैं। ऐसा नहीं कि जिस कमरे में आपने मनी प्लांट लगाया वहाँ पे लाइट जलती नहीं थी। ये जो लाइट आपकी जल रही होती है इलेक्ट्रिक बल्ब वाली, सीएफएल वाली, इससे भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। और आपने नोटिस किया होगा कि मनी प्लांट का जो पौधा मतलब लीफ होता है, अगर आप बहुत दिनों तक उसको आप डार्क में रखिए तो येलोइश हो जाता है। नोटिस किया कभी आपने? क्या क्या नहीं हो जाता? हाँ। अरे भाई, जब प्लांट में पिगमेंट नहीं रह जाएगा तो कलर तो वही आएगा ना जो उसके पास डोमिनेंट कलर है। ओके, सो मनी प्लांट जो आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से आप ग्रो कराते हैं, इंडोर के कंडीशन मतलब आपके रूम के इन साइड में भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं। 8 घंटे 10 घंटे का जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का एक्सपोजर होता है वो उसके लिए जितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है पूरा का पूरा कर लेता है। दैट इज वाई आपने देखा होगा कि इंडोर प्लांट को भी कभी कभी आपको बाहर रखना पड़ता है, वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। अगर आप वहां पे हमेशा डार्क कंडीशन बना के रखे हैं तो इंडोर का मतलब ये हो जाता है कि उनको बहुत इंटेंस लाइट की जरूरत नहीं है, वो सर्वाइव आपके नॉर्मल लाइट में भी कर सकते हैं। दैट इज वाई उनको आप रूम में रख पाते हैं, और रूम में जो लाइट जलाते हैं उसी लाइट से उनका काम क्या है वो चलता रहता है। हम हम उसी पे ही हैं, आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और टाइम जा रहा है उसमें। ओके, सो मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि जब आपके सीड्स में जर्मिनेशन का टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे लाइट की जरूरत क्या है? तो कुछ लोगों ने आंसर दिया कि यहाँ पे कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं और फाइटोक्रोम होते हैं जिनकी वजह से लाइट की जरूरत होती है। सो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको ये जो चीज आपने बताया उसको भी रखिए, लेकिन आप ये भी समझिए कि सीड को जब आप जर्मिनेशन कंडीशन देना होता है तो उस टाइम पे उसको सीड्स को टेम्परेचर चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ दी जो एंजाइम्स होते हैं आपके सीड जब डोरमेंसी फेज में होती है तो वो सब के सब इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। उन सभी को एक्टिवेट होकर के काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू होता है, पोटैटोज होता है, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर एकदम डाउन होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फ्रिज में रखे हुए सामान स्पॉइल क्यों नहीं होते? क्योंकि मोस्टली जो आपके हार्मफुल करने वाले बैक्टीरिया हैं या जो एंजाइम्स जिसको डिग्रेड करता है, वो सब के सब एंजाइम उस टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। सो एट दैट टाइम जिस टाइम पे सीड जर्मिनेट कर रहा होता है उसको हीट की जरूरत होती है। हीट की वजह से उसके अंदर में पड़े हुए जो डोरमेंसी फेज होते हैं वो सब ब्रेक आउट होते हैं, और जो एंजाइम्स आपके इनएक्टिव फेज में होते हैं फिर से एक्टिवेट होकर के काम करना शुरू कर देते हैं। जब एक्टिवेट होंगे तब जाकर के उसमें ग्रोथ हो मीन्स आपका पूरा डिवीजन होता है, तब जाकर के सेल्स आपकी इम्बाइव करके वो जर्मिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है। प्रायर टू द जर्मिनेशन सनलाइट की या हीट की या लाइट का जरूरत
लाइट सॉइल के अंदर क्यों नहीं जा पाएगी? हीट एब्ज़ॉर्ब होता है। लाइट की जो एनर्जी होती है वो सॉइल एब्ज़ॉर्ब करती है और उसकी वज़ह से आपका सॉइल हीट होता है। कभी आप अगर सॉइल को ऐसे टच करिए तो ऊपर का सरफेस आपको ज़्यादा गर्म दिखेगा, नीचे अगर आप खोदेंगे तो वहाँ कम टेम्परेचर दिखाई देगा। तो बेसिकली आपका डायरेक्टली नहीं मिलेगा। डायरेक्टली अगर आप रखेंगे तो सीड को बाकी चीज़ आप मिट्टी में क्यों रखते हैं? क्योंकि मिट्टी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। मिट्टी से उसको मॉइस्चर मिलता है, मिट्टी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वही जो मिट्टी होती है लाइट को एब्ज़ॉर्ब करती है डे टाइम पे, तो उसको हीट देती है और उस हीट की वजह से फिर क्या करता है, जर्मिनेट करने का काम करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दूँ कि मान लीजिए अगर आपके रूम में मैं नॉर्मल एसी चला रखा है, आपको बड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन फ़ील होगा, आप एकदम लेज़ी-लेज़ी से रहेंगे। लेकिन आपके उस रूम का पूरा एसी बंद करके पूरा हीट कर दिया जाए, आप तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर भागना चाहेंगे। करेंगे ना? तो सनलाइट जो है ना वो हीट देने का काम करता है, दरवाज़ा तोड़ के भागने वाला, तो दरवाज़ा उसके लिए क्या है, सीड कोट होती है। तो वो सीड कोट को जब तक वो तोड़ेगा नहीं, तब तक उसमें पिम्पल्स निकलेंगे नहीं, जर्मिनेशंस होगा नहीं। उसको ये चीज़ करने के लिए उसके अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं, उनको हीट चाहिए होती है। तो वो हीट देने का काम कौन करेगा आपका? सनलाइट या आपने अगर प्लांट को चैम्बर में लगा रखे हैं, तो लाइट देता है। तो जा करके वो जो लाइट एनर्जी होती है, वो उसके सॉइल में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और सॉइल उसको क्या करता है, हीट के फॉर्म में ट्रैप कर लेता है। सॉइल पूरी हीट हो जाती है, तब जाकर के उसको गर्मी देता है और उसी हीट की वजह से सीड आपका जर्मिनेट करने का काम करेगा। समझ में आ गया? ओके, सो आगे मूव करें? ओके, तो आपने देखा कि प्लांट ग्रोथ चैम्बर क्या है, जिस तरीके से बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए बायोलॉजिकल बीओडी था हमारे पास, वैसे ही यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कराने के लिए प्लांट ग्रोथ चैम्बर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी सेम वही काम किया जाता है जो कि आपका बीओडी में किया जाता है। यहाँ पे आप प्लांट के सूटेबल कंडीशंस के लिए टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और लाइट के इंटेंसिटी को, लाइट के ड्यूरेशंस को भी क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डे टाइम होगा तो लाइट जल जाएगी, डे टाइम खत्म होगा तो आपका लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये हम लोग मैनुअली सेट कर देते हैं और सेटिंग का ऑप्शन उसमें रहता है कि 10 घंटे का लाइट का एक्सपोज़र देंगे या 8 घंटे का देंगे, ये सारा चीज़ उसमें रह जाता है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर को यहाँ पे पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है कि क्या-क्या इसके अप्रोचेज़ होते हैं। तो नंबर पहला आपने यहाँ पे कोई एक प्लांट सेलेक्ट किया है जिसका आपको कल्चर कराना होता है, तो उस प्लांट के एक पार्ट को आपने ले लिया यहाँ पे लीफ को, जो कि आपका एक्स प्लांट कहलाएगा। अब इस एक्स प्लांट को लेकर के आपने अच्छे तरीके से वॉशिंग की, इसका स्टरलाइजेशन किया, फिर आपने क्या किया, इसको कल्चर मीडिया पे इसको डाल दिया। कल्चर मीडिया पे डालने के बाद इसको वेट किया आपने ग्रो करने के लिए। ये जो ग्रो कर रहा है इसको आप कैलस के फॉर्म में जानते हैं। तो कैलस का मतलब होता है कि जो भी आपने एक्स प्लांट को लेकर के सुटेबल मीडिया दिया उसको ग्रो करने के लिए, उससे जो बनने वाला अनडिफरेंशिएटेड जो मास ऑफ कल्चर्स होता है उसको आप कैलस के नाम से जानते हैं। अब ये कैलस धीरे-धीरे क्या होगा, आपका और ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट होता जाएगा, धीरे-धीरे आपका यहाँ पे लीव्स या स्टेम्स आपके बन जाएँगे। फिर आप इसको यहाँ पे ट्रे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं कहाँ पे, ग्रीन चैम्बर में, जिसको आप प्लांट ग्रोथ चैम्बर ग्रीन चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे अच्छे से प्रॉपर एकदम कैप्ड रहता है, मतलब यहाँ पे हीट रहती है और इसी हीट की वजह से आपका पूरा का पूरा ये जो प्लांट होता है अच्छे से ग्रो करता है। फिर जब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएगा, तब आप इसको निकाल करके क्या करते हैं, पॉट में लगाते हैं या डायरेक्टली आप फील्ड में भी क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो आपने प्लांट को उतने टाइम तक, जितने टाइम तक इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी थी, उतने टाइम तक आपने इसको क्या किया, बहुत ही सिक्योर कंडीशंस में रखा, ताकि इसमें कोई डिजीज़ का इन्फेक्शन ना हो पाए, ताकि इसको कोई अटैक ना कर पाए, कोई चीज़ की डिफिशियंसी ना हो पाए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको उस टाइम पे पेरेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स उनकी उस टाइम ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि भैया बच्चा हमारा गिर के कहीं मुँह हाथ तोड़ ना ले और उसको प्रॉपर खाना-पीना हम देते रहें। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा समझदार हो जाता है, तो उनकी मम्मी का टेंशन थोड़ा दूर हो जाता है और लगता है कि चलो अब तो बच्चा मेरा अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो दिक्कत नहीं है। सो मदर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब होता है, जब बच्चा बहुत ही मतलब इनोसेंट होता है, बहुत ही कम एज का होता है, बच्चे इसकी एज में होते हैं तो उसको उनको परवरिश करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इन द सेम केस प्लांट को भी जब आप ग्रो करा रहे होते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशंस में उस पे नेचुरल जो इम्पैक्ट होते हैं, कैलामिटीज़ होते हैं, वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। चाहे वो आपके अबायोटिक फैक्टर्स हों, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हों। ज़्यादातर केसेस में प्लांट का जो अटैक होता है वो वायरस का हो जाता है, तो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर पाता और ग्रोथ अगर करेगा भी तो उसमें डिजीज़ हो जाती है और सही तरीके से आपका वो प्लांट प्रोडक्शंस नहीं कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए आप प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या-क्या एडवांटेज
हो सकता है यहाँ पे इस पिक्चर से हम देख सकते हैं। नंबर पहला आपको बता दिया कि प्लांट टिश्यू कल्चर का को आप अप्लाई करके प्लांट को किसी भी टाइम पे कोई भी प्लांट आप क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आप डिज़ायरेबल प्लांट को अपने हिसाब से अपनी अपने नंबर्स में क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं और आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांट को का प्रोडक्शंस करा सकते हैं। ये भी इसका फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, नॉर्मल जो आपके नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, उनमें पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आपने 100 सीड लगाया हुआ तो हो सकता है 75 सीड्स आपके ग्रो करे, 25 सीड्स क्या आपके ड्यू टू द लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया और एनवायरमेंटल फैक्टर वो क्या कर सकता है, डेथ कर सकता है। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने 100 प्लांट लगाया हो तो 100 के 100 प्लांट आपके वायबल होंगे और वो हेल्दी होंगे और उनसे जो ग्रोथ होकर के जो चीज़ मिलेगी आपकी वो ज़्यादा मिलेगी। तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। चौथा, आपको एडवांटेज यहाँ पे ये दिख जाएगा कि नॉर्मल कंडीशंस में जो प्लांट होते हैं उन पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे लाइक एज़ अ वायरस का अटैक हो जाना या किसी बैक्टीरिया का अटैक हो जाना जिससे कि उनमें डिजीज़ हो जाती है। तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर का अप्रोच लगा करके आप डिजीज़ फ्री प्लांट भी बना लेते हैं या वायरस फ्री प्लांट भी बना पाते हैं। जब ये पौधा मीन्स ये प्लांट आपका इस स्टेज में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद जब आप इसको फील्ड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस स्टेज पर इसके पास अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है प्लांट की। तो प्लांट अपने आप को क्या करता है, बाकी चीज़ों से रजिस्ट करना शुरू कर देता है। इस टाइम के बाद अगर आप उसको लगाते हैं तो वहाँ पे जो वायरस का या बैक्टीरिया का से होने वाला जो इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है बहुत-बहुत कम हो जाती है। स्टार्टिंग एज में जब वो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, जब अपने आप को सर्वाइव ही करने के लिए परेशान है, उस टाइम पे अटैक अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस कर देता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है उसका। तो उस कंडीशंस में आपने क्या किया, उसको सर्वाइव कराया, मतलब आपने एक ऐसा सूटेबल मीडिया दिया जहाँ पे उसको ग्रोथ करने के लिए वो सारी चीज़ें मिली और आपने एक एसेप्टिक कंडीशंस बनाया जहाँ पे कोई भी कंटामिनेशंस कॉज़ करने वाले फैक्टर्स नहीं थे, तो तब जाकर के उसने क्या किया, ग्रो किया। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे प्लांट को सेलेक्ट किया, इसको वॉश किया, इसको लेकर के आपने पेट्री प्लेट्स पे ग्रो कराया। अलग-अलग मीडिया आते हैं इसके प्लांट के, अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये ग्रो करके पूरा आपका थोड़ा-सा प्लानेट टाइप में बन गया, तो इसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, पॉट में। और पॉट को क्या किया, आपने ग्रीन हाउस में लगा दिया जहाँ पे आपके हीट थोड़ी ज़्यादा जनरेट होती है। तो इस हीट की वजह से इसका ग्रोथ क्या होता है, जल्दी फास्टर होता है। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आपने इसको क्या किया, या तो पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं या तो फिर इतने साइज़ के प्लांट को डायरेक्टली क्या करते हैं, फील्ड में भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो नॉर्मल जो नर्सरी फेज़ वाली थी आपने उसको क्या किया, साइंटिफिक तरीके से कराया, फिर आपने उसको फील्ड में डाल दिया। अब आपका प्लांट पूरा हेल्दी है और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। सो ये बेसिक अप्रोच होता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए और ये इसके एडवांटेज होते हैं कि आप क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे कर पाते हैं। ओके। सो हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को कल्चर कराने के लिए कौन-कौन से डिफरेंट टाइप के मीडिया होते हैं और उनका क्या-क्या यूज़ होता है और उन मीडिया का नाम क्या है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, कौन-कौन से यहाँ पे टर्म्स आए, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। टूटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी, यूनिपोटेंसी, एक्सप्लांट, कैलस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका क्या-क्या वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको यहाँ पे चल रहा था प्लांट टिश्यू कल्चर के स्टेप्स में, ये उसका एक अगला स्टेप्स है आपका, उसको भी आप देख लीजिए। रीजनरेशंस ऑफ द शूट फ्रॉम द कल्चर प्लांट टिश्यूज एंड देयर एलोंगेशंस। तो आप वही इसको ग्रो कराने के लिए मीडिया देते हैं, फिर आप उसमें रूटिंग करते हैं, जनरेट हो जाता है पूरा का पूरा आपका, और देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी ग्रीन हाउस उसमें, जहाँ पे आपका प्लांट क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जैसे आपने बैक्टीरिया के लिए मीडिया पढ़ा था, वैसे ही आपको प्लांट के लिए भी मीडिया पढ़ना है कि कौन-कौन से वो मीडिया होते हैं। सो जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किए जाने वाले 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, कल्चर मीडिया होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जिनका कॉमनली आपसे एग्ज़ाम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपका प्लांट के लिए कल्चर है वो क्या है, एमएस मीडिया होता है। अगर किसी ने भी कोई प्लांट का एक्सपेरिमेंट अगर लगाया होगा, लाइक एज़ अगर आपने रूट कॉलोनाइज़ेशंस का जो इम्पैक्ट होता है अगर आपने उसको देखा होगा, तो भी आपने इस एमएस मीडिया पे आप उसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। किसी आपने अगर एंटीबायोटिक का अगर आपने रेजिस्टेंट चेक किया होगा, तो भी आप इस प्लांट को एमएस मीडिया पे क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। तो एमएस मीडिया जस्ट लाइक एलबी मीडिया, जिस तरीके से आप एलबी मीडिया को या एनए मीडिया को, एनबी मीडिया को बैक्टीरिया के लिए ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं, कॉमन मीडिया यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्लांट के लिए आप एमएस मीडिया क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। सो ये एमएस जो मीडिया होता है वो सारे न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है, वो सभी विटामिन, सभी एंजाइम मतलब प्रोटीन्स और सभी आपके सोर्स जो होते हैं मिनरल्स का, वो सब कंटेन करता है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सो कॉमन तरीके से प्लांट को ग्रो कराने के लिए, उसके नंबर ऑफ प्लांट्स को, उनके पार्ट को डेवलप कराने के लिए ये मीडिया क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो
सबसे पहला जो मीडिया है दैट इज़ आपका एमएस मीडिया है, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है। इनके नाम से कभी तो आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एमएस मीडिया आपसे जो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा वो क्या इससे यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा प्लांट के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाने वाला मीडिया होता है। तो आपको नाम यहाँ पे दे दिया जाएगा एलवी मीडिया, टीएसडी मीडिया, एनए मीडिया, एमएस मीडिया इस तरीके से। तो आप इन मीडिया को अच्छे से याद रखिए। आपको बैक्टीरिया के लिए भी मीडिया पढ़ा दिया और आप यहाँ पे प्लांट के लिए भी मीडिया पढ़ रहे हैं। तो एमएस मीडिया जो कि जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इनके डिस्कवरर के नाम के बेसिस पे किया गया और ये प्लांट ग्रोथ मीडियम होता है लेबोरेटरीज में कराने के लिए, प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए। कॉमनली कि जितने भी आपके लेबोरेटरी इस चीज़ पे काम करती हैं प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, प्लांट का कोई भी एस्टिमेशन देखने के लिए, उनको प्लांट ग्रो कराने के लिए एमएस मीडिया क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप प्लांट ये जो मीडिया बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अगार को ऐड कर देते हैं, सॉलिडिफाई हो जाता है और इस सॉलिडिफाई मीडिया पे आप क्या करते हैं, प्लांट को ला करके ग्रो करा देते हैं। तो इसी मीडिया को आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ एमएस मीडिया। और एमएस मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए यहाँ पे आप अगार क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है, अगार के बारे में आप लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं तो उसको बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अगार एक सॉलिडिफाई एजेंट होता है और आपका एमएस मीडिया में यूज़ किया जाता है प्लांट को प्रॉपर्ली ग्रोथ कराने के लिए। दूसरा आपका मीडिया आता है एलएस मीडिया, राइट? और ये एलएस मीडिया जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, डेवलप करने के लिए प्लांट ऑर्गन को, कैलस को, कल्चर को और सेल सस्पेंशंस को एंड माइक्रो प्रोपागेशंस को। ये पॉइंट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इंपॉर्टेंट किस लिए है, वो इसलिए क्योंकि आपसे ये सवाल सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको प्लांट का ऑर्गन, प्लांट का कैलस या प्लांट का सेल कल्चर सस्पेंशन अगर आपको ग्रो कराना है, बनाना है, तो आप कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ करेंगे। तो एलएस मीडिया जो होता है वो आपका ऐसा न्यूट्रिएंट कंटेंट रखता है जिससे कि आप किसी एक ऑर्गन्स को क्या करेंगे, करा करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे मुझे बताइए कि अगर ये ऑर्गन कल्चर की बात यहाँ पे कर रहा है तो सेल्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, टोटिपोटेंसी यूज होगी या प्लोरीपोटेंसी, है ना? हाँ, तो इसको भी आप कोरिलेट करते रहिए कि जब भी आपके किसी पार्ट का अगर ऑर्गन की बात अगर करेगा तो वहाँ पे जो सेल्स की एबिलिटी होगी वो प्लूरिपोटेंसी होगी और ऐसे ऑर्गन को कल्चर सस्पेंशंस को मतलब कल्चर को कैलस को या सेल सस्पेंशंस को ग्रो कराने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशंस कराने के लिए आप इस मीडिया क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एमएस मीडिया यूज किया जाता है किसके लिए, नॉर्मल प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, जबकि एलएस जो मीडिया होता है वो आपका स्पेशल किसी ऑर्गन्स को और माइक्रो प्रोपागेशंस का मतलब समझते हैं आप लोग, अभी इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ, फिलहाल अभी यहाँ पूछ लेते हैं, जहाँ आइडिया है किसी को। ओके, जिस तरीके से अगर आपने नेचुरली, हाँ बताइए। कह सकते हैं जैसे जिस तरीके से आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशंस पढ़ा होगा कि जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो कि स्ट्रक्चर से पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे भी प्लांट को पूरा क्या करते हैं, आप ग्रो करा लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट है जिनका कि जो रिप्रोडक्शंस होता है वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, राइट? तो माइक्रो माइक्रो प्रोपागेशन जो होता है वो टर्म बेसिकली आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही लिया गया है और उसी से सिमिलरिटी शो करता है कि आप जब प्लांट को ये पूरे पार्ट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं किसी भी उसके एक छोटे से पार्ट से, जिसे आप एक्स प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं। तो उसको उस टाइम पे आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ माइक्रो प्रोपागेशन, एक टेक्निक है। तो इन सबको कराने के लिए आप एलएस मीडिया क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बी5 मीडिया है और इनका फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है कंबर्ग मीडिया, और इसको आप यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूविंग सोयाबीन रूट कैलस फॉर्मेशन। ये स्पेशल आपका एक मीडिया है जिसके लिए यूज़ किया गया था, इसके लिए इन्होंने यूज़ किया था, इसकी वजह से इसका नाम ये दे दिया जाता है। तो सोयाबीन एक प्लांट है, उसके रूट के कैलस को फॉर्मेशन करने के लिए इस स्पेशल टाइप की मीडिया का यूज़ किया गया है। यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी जीरो है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो नेक्स्ट आपका है एनएन मीडिया, निट्स मीडिया के नाम से उसको आप जानते हैं। सो ये आपका एंथर कैलस कल्चर करने के लिए यूज़ किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट करें कि एंथर कल्चर करने के लिए कौन सा मीडिया आप यूज़ करेंगे, तो इसका नाम है एनएन मीडिया। और बाकी आपका कैलस के लिए या फिर सेल सस्पेंशन के लिए कौन सा मीडिया आप यूज़ करेंगे, उसका नाम है एलएस मीडिया। एमएस मीडिया कॉमन होता है सारे प्लांट को ग्रो कराने के लिए लेबोरेटरी में। और इसके बाद हम लोग आएँगे टाइप्स ऑफ कल्चर पे कि कौन-कौन से आपके पास कल्चर होते हैं और किस तरीके से आप उसको करा सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर आपने देखा कि न्यूट्रिएंट मीडिया बेसिकली वो एक ऐसा सिंथेटिक मीडिया होता है केमिकल से बने हुए जो कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सारा सूटेबल कंडीशंस क्या करता है, प्रोवाइड फेवर करता है। सिमिलरली जैसे कि आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था तो उसके कंपोजिशंस पे अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम अलाउ करता है और ना ही आपके वहाँ से सवाल बनते हैं। तो आप सिर्फ मीडिया का नाम जानिए और उनके यूज़ जानिए कि किस तरीके से वो चीज़ें किस कंडीशंस में यूज़ की जाती हैं।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कल्चर में क्या-क्या है। तो आपके कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऑर्गन कल्चर हो सकते हैं, ऑर्गन कल्चर में आपका कई पार्ट हो सकता है, रूट कल्चर हो सकता है, एंडोस्पर्म कल्चर हो सकते हैं, ओवरी कल्चर हो सकता है, ओव्यूल कल्चर हो सकते हैं, एंथर कल्चर हो सकता है। इसके बाद आपका एक्स प्लांट कल्चर हो सकता है। तो ये जिस तरीके से अलग-अलग पार्ट आपके हो सकते हैं, उनको कल्चर कराने के लिए टर्म जो आपके वो यूज़ किए जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो ऑर्गन कल्चर का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी प्लांट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को, किसी एक ऑर्गन को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे उसको आप बोलते हैं ऑर्गन कल्चर। तो ये ऑर्गन में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एंथर हो, चाहे वो ओव्यूल हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे एंडोस्पर्म हो, चाहे वो रूट हो। ये अगर आपको आपको सिर्फ़ उस प्लांट का रूट ग्रो कराना है तो आप उसको रूट कल्चर बोलेंगे। एंडोस्पर्म क्या होता है वैसे बाय द वे? चलिए ये एक सब लोगों से सवाल है, मान लीजिए ये कोई आपका हाँ, मा मान लीजिए कि ये कोई एक एंजियोस्पर्मी प्लांट है, राइट? कैसा प्लांट है? एंजियोस्पर्मी प्लांट है। तो आप सब लोग मुझे यहाँ पे इसका जीनोटाइप बताएँ फटाफट। जीनोटाइप का मतलब उनके क्रोमोसोम्स के नंबर। रूट में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, एंडोस्पर्म में क्या होगा, ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल में क्या होगा, एंथर में क्या होगा। मतलब आपको एन और 2n के फॉर्म में बताना है। एन होगा हाँ, प्लॉइड ही पूछ रहे हैं बेसिकली सही टर्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, रूट का क्या लिखे 2n? ओवरी का क्या लिखे? और ओव्यूल? पक्का? और एंथर? क्यों भैया? क्यों वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा ये बाकी लोगों का सवाल समझ में आ रहा है? या सब लोग बायोटेक के और बायोकेमिस्ट्री से हैं तो उनको ये दिमाग पे नहीं लग रहा है? अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, ओके। और किसी को? किसी को? सही है? चलिए भाई, सब लोगों ने बोल दिया सही तो फिर सही मान लिया जाता है। तो बेसिकली आपके ये स्ट्रक्चरल पार्ट में आते हैं, ये कोई आपका गैमेट सेल्स नहीं है, दैट इज़ वाई ये क्या होगा आपका 2n होगा और ओव्यूल आपके क्या होंगे n होंगे, ओवरी भी आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है तो आपका ये 2n होगा। एंडोस्पर्म्स का जो फ्यूजन होता है उसे आप डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे इसका जो गैमेट होगा वो 3n हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं। ये सवाल आपसे कई कई बार पूछा जाता है कि अगर आपका किसी कोई एक ऑर्गेनिज्म है मान लीजिए दे दिया जाए और उसके 2n मतलब डिप्लॉयड का कंडीशन आपको दे दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो कितने होंगे। रूट भी आपका क्या है एक स्ट्रक्चरल पार्ट है तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा 2n होगा। तो इस तरीके से आप उनके प्लॉइडी के बारे में भी समझते रहिए। सो ये इस आपके ऑर्गन कल्चर के पॉसिबल टाइप्स होते हैं और जिस कंडीशंस में आपको जो चीज़ ग्रो करानी है, अगर आप एंथर ग्रो कराना चाहते हैं उसके पॉलिंग्रेम को अपटेंड करने के लिए तो आप उसे एंथर कल्चर बोलेंगे, अगर आप उसके ओव्यूल कराना चाहते हैं तो आप उसे ओव्यूल कल्चर बोलेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गन कल्चर आपका अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, अलग अलग पार्ट जैसा आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है एक्स प्लांट कल्चर, मतलब आप प्लांट के किसी भी पार्ट को जो कि पूरे प्लांट में डेवलप हो सकता है, अगर आप उसको कल्चर कराते हैं तो आप उसको एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द पीस ऑफ स्टेम और लीफ और कॉटिलेडन्स, अगर आप किसी को भी ग्रो कराना चाहते हैं तो उसे आप एक्स प्लांट कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इनके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, फटाफट देख लेते हैं। कैलस कल्चर का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई आपका टिश्यू प्लांट का डिफरेंशिएट करके पूरा एक मास बना ले और वो पूरा का पूरा जो मास हो कैसा हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज द कैलस के नाम से जानते हैं। तो कैलस कल्चर, अगर कैलस आपको बनाना तो आप उसे क्या बोलेंगे? कैलस कल्चर बोलेंगे। कैलस आपको दिखिए कैसा, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। और ऐसा कराने के लिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कल्चर मीडिया में ऐड कर देते हैं और ये उसके ग्रोथ को क्या करता है? फेवर कर देता है। तो इसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं कल्चर वाले का? मीन्स कैलस कल्चर
कल्चर से, तो कैलस से क्या-क्या चीज़ हमको बना सकते हैं, प्लांट को रीजनरेट करा सकते हैं डेफ़िनेटली। प्लांट के अगर आपको जैसे कोई जो प्लांट आपका है, अगर आप वो पूरा एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने वाला, तो उसके किसी पार्ट को लेकर के आपने कैलस का फॉर्मेशंस कराया और लेबोरेटरी कंडीशन में उसको फिर से क्या किया, ग्रो करा लिया। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज हो जाता है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ द सिंगल सेल सस्पेंशंस एंड द प्रोटोप्लास्ट, तो आप उस प्लांट की किसी एक सेल्स की प्रॉपर्टी को एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो उसके सस्पेंशन को बना लेते हैं, पूरे सेल्स को होमोजेनाइज कर देते हैं और उसको करके आप फिर से उसको ग्रो करा करके बना बना सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन भी करा सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब ये हो जाता है कि दो ऐसे सेल्स हों जो कि अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं होगा। तो सेल वॉल अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो प्लांट आपका बच जाता है पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इस ये भी कराने के लिए कैलस कल्चर का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैलस का स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से दिखाई देता है कि आपका जब प्लांट आप किसी मीडिया में प्लांट के पार्ट को अगर आप कोई ले लेते हैं, चाहे वो कॉटिलेडन्स हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो आपका स्टेम का पार्ट हो, उसको आप ले करके यहाँ पे ग्रो कराते हैं, तो ऐसा कुछ आपको अनडिफरेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज जो प्लांट आपको पार्ट जो आपको दिखाई देगा, वो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द कैलस के नाम से जानते हैं। और ये कैलस फर्दर आपका प्लांट में डेवलप हो जाएगा जब आप इसको और ज़्यादा ग्रो कराएंगे तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, कल्चर है। सेल सस्पेंशन कल्चर से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सिंगल सेल फ्रॉम इधर कैलस और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कल्चर इन लिक्विड मीडिया। जब किसी भी प्लांट के किसी एक पार्ट से या उसके कैलस से कोई एक सिंगल सेल्स निकाल करके कल्चर मीडिया में, लिक्विड मीडिया में आप क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, दैट इज इसका नाम दिया गया सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल्स को लिक्विड मीडिया में मीन्स ब्रॉथ मीडिया में क्या कराना है, ग्रो कराना है, और एक सिर्फ सिंगल सेल्स लेकर के अगर आप ग्रो कराते हैं, उसको आप सेल सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका क्या यूज हो सकता है और ये किस लिए यूज किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे बताया गया, इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोस। सोमैटिक एम्ब्रियोस का मतलब समझते हैं आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोस? नॉर्मल कंडीशन से अगर आप देखिए तो जैसे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटर स्पेसिफिक में होता है, मतलब जो इंटर स्पीसीज होते हैं उनके बीच में हो पाता है, राइट। तो जो ट्रेडिशनल आपकी ब्रीडिंग होती है उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि वो आपके सेम काइंड के जो स्पीसीज होते हैं उनके बीच में आप एक तरीके से फ्यूजन करा करके गैमेट बना सकते हैं। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि अलग अलग अगर आपके इंट्रा या फिर इंटरजेनिक अगर है, मतलब कोई उनका जीन का मतलब जीनस जीनस लेवल पे अगर कोई वेरिएशंस हैं उनमें, उनके उन दो डिफरेंट काइंड के प्लांट में भी आप क्या कर सकते हैं, फ्यूजन करा करके ये चीज़ बना सकते हैं। तो वहाँ पे सेल सस्पेंशन या प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है वो यूज होती है। ऐसे मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशंस में आपका अगर कोई वीट का प्लांट है तो वीट के प्लांट से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये भी वीट है, ये भी आपका क्या है, वीट है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक वीट का प्लांट हो और एक कोई दूसरा ब्रिंजल का प्लांट हो, राइट, आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप इस कंडीशन से नेचुरली आप इसे नहीं करा सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जो कि आपके इंटर स्पेसिफिक या इंटरजीनियस जो आपके स्पीसीज ऑफ प्लांट होते हैं उनको भी आप फ्यूजन करा करके उनको ग्रो करा सकते हैं। तो जब कभी भी दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट का जो सोमेटिक सेल्स होता है उनको निकाल करके उनके सेल वाल को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, और उनके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या किया जाए, फ्यूज करा दिया जाए, तो ऐसे फ्यूजन से जो चीज़ बनता है उसको आप सोमेटिक एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। और इसका यूज़ भी हम लोग आगे भी देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरा है आपका इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड म्यूटेंट सिलेक्शंस। म्यूटाजेनेसिस का मतलब होता है दैट मीन्स कि जो जैसे आपने पढ़ा है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटा का मतलब होता है चेंजेस मींस वेरिएशंस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो किसी भी आपके इस प्लांट में कोई अगर आपको चेंजेस लाना है या वेरिएशंस लाना है और अगर आए हुए हैं और म्यूटेंट फॉर्म में अगर हो गया है या म्यूटेंट आपको बनाना है, तो उस कंडीशंस में आप इस सेल सस्पेंशन कल्चर का यूज कर पाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो हो रहा है इस उसको इन विट्रो कंडीशंस में करने के लिए, म्यूटाजेनेसिस को चेक करने के लिए या म्यूटाजेनेसिस को कराने के लिए और म्यूटेंट का सिलेक्शन करने के लिए आप सेल सस्पेंशन कल्चर का यूज कर पाते हैं। अगर म्यूटेंट फॉर्म होगा तो वहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाई देगी, जबकि नॉर्मल होगा तो आपका वहाँ पे जो कल्चर कराने से जो चीज़ बनेगा उसकी प्रॉपर्टी आपकी अलग दिखेगी। तो इन दोनों चीज़ों को ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं, बने भी हैं। म्यूटाजेनेसिस और म्यूटेंट का सिलेक्शन करने के लिए आप कौन से टाइप के कल्चर का यूज करते हैं? Okay, so for the detection of mutagenesis and mutant selections,
कौन से कल्चर टाइप का आपका यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ सेल्फ सस्पेंशन कल्चर। और सेल्फ सस्पेंशन कल्चर आपका एक और भी यूज़ है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग-अलग आपके क्या हैं स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं, तो इनका जो जीन है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरीके से 2 अलग-अलग वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स का मीटिंग करा करके उनमें जीन का क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेशंस कराया गया। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, म्यूटाजेनेसिस के लिए और सोमैटिक एम्ब्रियोज़ को बनाने के लिए सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, ये आप लोगों को पता है कि प्लांट के द्वारा बनने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि उनके बॉडी में खुद का यूज नहीं होता है, लेकिन वो हमारे पर्पस के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और चूंकि इनका अमाउंट बहुत कम बनता है प्लांट की बॉडी में, दैट इज़ वाई इनको ज़रूरत होती है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का हेल्प लेने के लिए। सवाल आपके एग्जाम में बना हुआ है, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शंस कराने के लिए हमेशा सेल कल्चर या फिर आपका टिश्यू कल्चर ही कराया जाता है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों नहीं करा सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कराना है, तो हम आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्यों नहीं कर पाते हैं? हमेशा हम इसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड क्यों हैं? तो आप में से कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? अच्छा, मैं आप लोगों को ऑप्शंस ही पढ़ देता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ आइडिया लग पाएगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा है और आपके इस टॉपिक से आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये सवाल आपसे पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में। और देखिए सवाल आपको यही दिया गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट बाय रूट और शूट कल्चर्स एंड आर नॉट बाय द ट्रांसजेनिक प्लांट एज। तो आपसे पूछा गया है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो रूट एंड शूट के कल्चर करा करके, सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर करा करके बनाए जाते हैं, ना कि ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा। क्या इसके लिए पॉसिबल रीजन हो सकता है? नंबर पहला दे रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्स मैनिपुलेशन ऑफ मोर देन वन जीन, सो इट इज डिफिकल्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाई देम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कॉमर्शियली नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट एक्सपेंसिव आरडीटी टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर देम। थर्ड आपको दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन जीएम प्लांट एट ऑल। और चौथा आपको दे रखा है कि ऑल ऑफ द अबव। सारे गलत हैं या इनमें से तीनों कोई सही है? क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा मेरा मेरी आवाज? सबको प्रॉब्लम समझ में आया? सवाल आपसे पूछा गया था कि आ, आ, अच्छा, ऑल ऑफ द अबव फॉल्स दे रखा है, मतलब क्या तीनों ऑप्शंस गलत हैं ये दे रखा है? चौथा जो ऑप्शन, हाँ, तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोडक्शंस ऑफ मोस्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्स मैनिपुलेशंस ऑफ मोर देन वन जीन, सो इट इज डिफिकल्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाई देम। मतलब आपको पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए एक से ज्यादा जीन का मैनिपुलेशंस करना पड़ता है, दैट इज वाई आप उसे आरडीडी टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं कर सकते हैं या उसमें जीन मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को सही लग रहा है? क्यों भाई, आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करने के लिए आप एक से ज्यादा जीन को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे? ये किसने बताया? क्यों नहीं आएगा भाई? जो जो जीन हमको अल्टर करना, सारे जीन जीन को अल्टर करके अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्यों नहीं आएगा? क्यों आसानी से आ सकता है। आपने बाकी ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन सुन लिया? ओके, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कॉमर्शियली नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट द एक्सपेंसिव आरडीटी टेक्निक्स शुड बी यूज फॉर देम। और तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये आपके डीबीटी, यही आपके केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के 2013 वाले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा और आप लोग जो बात लग रही है उसको आप लोग डिस्कस करिएगा। वैसे इसका आंसर जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए आपको एक बड़ा, नहीं नहीं, आपका अप्रोच थोड़ा ठीक जा रहा है। देखिए
आरडीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है, राइट? आरडीटी टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है, उसके थ्रू आप जो काम करते हैं, गलत लिख दिया मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? तो आरडीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे काम को करते हैं जिनका नेचुरल तरीके कोई ऑप्शंस नहीं होता है। आप इस अप्रोच को तब ही यूज़ कर पाते हैं, जो कि नेचुरली कोई काम नहीं हो पा रहा, तब जाकर के आप उसको मैनिपुलेशंस का काम करते हैं। ऑलरेडी जब आपके पास नेचुरल तरीके का काम हो सकता है, कल्चर को सस्पेंशन आप करा सकते हैं और उस कल्चर को कराने के लिए कोई ज़्यादा आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, राइट? तो उसके लिए आपको इतना एक्सपेंसिव काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस इतना भी ज़्यादा नहीं होता है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट होते हैं, बट एज़ नॉट मच एज़ वहाँ पे दे रखा है कि वो उनके लिए आप आरडीटी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके उनको प्रोडक्शंस कराएँ। सो अब तक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ करने के लिए कहीं भी आपको आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि आप उस जीन, सबसे पहला काम आपका क्या बढ़ जाएगा कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहा है, उसके लिए तो पहले आप प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी आपको जीन की, तब आप उसके जीन को क्या करेंगे, कट करेंगे, फिर उसके लिए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाएँगे, तब जाकर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये छोटा काम नहीं होता है। तो पता लगा जितने का आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स परचेज़ किया, उसका 10 गुना ज़्यादा आपने आरडीटी टेक्नोलॉजी में लगा दिया खाली एक प्लांट में वो करने के लिए, और वही ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, गॉड नोज़। सो दैट इज़ व्हाई आप इसको इस अप्रोच पे नहीं जाते हैं, सेल और टिश्यू कल्चर के अप्रोच पे चले जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ईज़ी होता है और वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम बनती है। तो आरडीटी टेक्नोलॉजी को हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए उतना भी ज़्यादा नहीं होता कि उसके लिए हम लाख रुपए का खर्चा करें तब जाकर कोई एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स हम बना पाएँ। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दे रखा है, वो स्टेटमेंट आपको बी है या सी है मेरे ख्याल से? नहीं, बी है। हाँ। Secondary metabolites are commercially not so important that the expensive RD technology should be used for them. समझ में आया इसका मतलब? हाँ, आरडीटी टेक्नोलॉजी, हाँ, सुनिए इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आप यूज़ तब करते हैं जब उसके लिए कोई नेचुरल ऑप्शंस हमारे पास ना हो। उसका नाम ही है रिकॉम्बिनेंट, मैनिपुलेशंस करना। तो जब ऑलरेडी हमारे पास सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर का ऑप्शंस हैं उन मेटाबोलाइट्स को बनाने के, तो फिर हम आरडीटी टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करने जाएँ? क्योंकि उसको करने के लिए बहुत एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है और उसको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है और उतना भी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका हम खोज लेंगे। ठीक है? हाँ, और आपका जो टिश्यू कल्चर होता है वो बहुत सस्ता काम हो जाता है, उसमें बहुत आसानी से कोई एक नॉर्मल आदमी को भी अगर आप 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग अगर दे देते हैं ना, तो वो टिश्यू कल्चर का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व किया और अब हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आपने देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शन कराने के लिए सेल सस्पेंशन कल्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका पूरा सेल कल्चर का या सेल सस्पेंशन कल्चर का पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे आपका ये बन पाता है। तो उसको यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्लांट का आपको सेल सस्पेंशन कल्चर बनाना है, इसका मतलब ही आपको बता दिया गया कि यहाँ से किसी एक सेल्स को निकालेंगे और इसको किसी एक लिक्विड मीडिया में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्लांट का सिलेक्शन किया, यहाँ से आपने इसको लिया, इसको अच्छे तरीके से वे किया, ऑटोक्लेव किया, मतलब स्टरलाइज किया। सब कुछ करने के बाद आपने क्या किया, इसको लेकर के लिक्विड मीडिया में ग्रो कराया और लिक्विड मीडिया में ग्रो कराने के बाद फिर आपने इसको क्या किया, फ्लरिश कराया, मतलब मेंटेन किया कि उसका अच्छे तरीके से क्या हो सके, प्रोपागेशन हो सके और अच्छे तरीके से उसका नंबर ऑफ मास बन पाए। और जब मास आपका यहाँ पे बन गया तो फिर आपने क्या किया, उसको सस्पेंशन कल्चर बना लिया, मतलब उसको होमोजेनाइज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं केमिकल से, ताकि आपका जो सेल वॉल होता है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो जाए और तब जाकर के आप उसका सेल का सस्पेंशन बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से आएगा। ये समझना है आपको कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आपके इस केवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम में आप ये समझिएगा कि डेप्थ में जो आने वाले पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी ना के बराबर है। आपसे सिर्फ़ उनका यूजेस पूछे जा सकते हैं, होता क्या है ये पूछ सकते हैं, कंडीशन देकर के कि वो किस कंडीशन पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जितना चीज़ मैं आपको डेप्थ में पढ़ाता हूँ ना, ये चीज़ों के आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम से थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि उनका मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है जानने के लिए कि आपको इसके बारे में आइडिया है कि नहीं है।
और थोड़ा आपको लॉजिकल तरीके से बना करके बस प्रॉब्लम बना करके प्रॉब्लम दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया का ग्रोथ आपको कर्व पढ़ाया था और उसपे जो फ़ॉर्मूला दिया था n इज़ इक्वल टू log n नॉट माइनस log nt और अपॉन log 2 का, इस पे आपको प्रॉब्लम बना करके आता है भाई। जनरेशन नंबर निकालने के लिए आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। टाइम का शॉर्टेज था, मैं कराया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आध दिन सिर्फ़ उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। जनरेशन नंबर और जनरेशन टाइम और ग्रोथ रेट, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कि मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में कोई आपका सेल्स 10 टू पावर 3 था और वो 2 घंटे के बाद चल करके आपका 10 पावर अगर 9 हो जाता है, तो इसकी ग्रोथ रेट कितनी आएगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने का तरीका मैंने आपको थोड़ा वहाँ पे समझाया भी था, पता नहीं आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। देखिए, मेरे आने से चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक वो आप तक आपकी नहीं हो जाती तब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है। तो मैंने आपको ग्रोथ काइनेटिक्स समझा दिया, बता दिया, न्यूमेरिकल का जो इक्वेशन था वो भी बता दिया, लेकिन आप न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कीजिए। और बेटर होगा कि मैं कल आप लोगों को 1 या 2 या 3-4 प्रॉब्लम बना करके ग्रुप में शेयर कर दूँगा और कल डे टाइम पे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, मैं क्लास में फिर उसको डिस्कस कर लेंगे कि हाँ, कैसे हुआ है। ठीक है? क्योंकि एक न्यूमेरिकल वहाँ से आने पूरी की पूरी चांसेस बनते हैं, चाहे वो आपका जनरेशन नंबर से आ जाए, चाहे वो आपका जनरेशन टाइम से आ जाए, चाहे आपकी ग्रोथ रेट से आ जाए, कोई एक न्यूमेरिकल आएगा ज़रूर, वहाँ से, बैक्टीरिया वाले से। और इस प्लांट वाले टिश्यू कल्चर से सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जाएगी, वो यही पूछी जाएगी कि कौन से टाइप का कल्चर आप किस टाइम पे यूज़ करते हैं और अगर आपको ये कराना है तो आप कौन-सा कल्चर यूज़ करेंगे, यही सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मास सेल कल्चर, कि मास सेल कल्चर का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कराते हैं। तो जब आपको लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सेल्स का आपको नंबर चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप मास सेल कल्चर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व लार्ज स्केल कल्चर ऑफ सेल्स, ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ करने के लिए होता है और यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। जब आपको कोई बहुत लार्ज स्केल्स पे, क्वांटिटी पे, इंडस्ट्रियली लेवल पे अगर आपको किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप जो कल्चर यूज़ करते हैं, वो मास सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे उसी पर्टिकुलर सेल्स का या पर्टिकुलर पार्ट का जो प्रोडक्शंस कराते हैं, बहुत लार्ज कंडीशंस में करा देते हैं। तो आपका नेक्स्ट आ गया है, दैट इज़ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट जो सेल होता है, उसके पास आपका क्या होता है, सेल वॉल होता है और ये सेल वॉल एक तरीके का बैरियर का भी काम करता है नेबरिंग वाले सेल्स के लिए। तो जब कभी भी आप प्लांट के सेल से सेल वॉल अगर आप क्या करें, रिमूव कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या बच जाए, इस ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, माइनस सेल वॉल, और इस सेल वॉल को हटाने के बाद आपकी जो चीज़ बचेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बच जाएगी, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि 2 सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को पास में रख करके उनको फ्यूज़ कराया जाए, उनके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराया जाए और उनसे जो चीज़ बन रही है उसको प्रिपेयर किया जाए, तो उसको आप बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो या प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो नॉर्मल आपके जो सेल वॉल होते हैं आपके प्लांट सेल्स में, उन सेल वॉल्स को क्या किया जाए, रिमूव किया जाएगा और इसके बाद 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स को क्या किया जाएगा, फ्यूज़ कराया जाएगा। तो प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल इज़ नोन एज़ अ प्रोटोप्लास्ट, सबसे सिंपल डेफिनिशन। मतलब कि प्लांट सेल्स माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ये आपका बन जाता है। तो सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको प्रोटोप्लास्ट अगर आपको बनाना है तो आप इनमें से कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, ये बन के सवाल आपका आता है, पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है और उसमें किस चीज़ को हम डिग्रेड करते हैं। तो आपको हटाना क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट का किसका मिलकर बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है, राइट, पेक्टिनियस का मिलकर बना होता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें और इन्हीं तीनों को कंपोनेंट को डिग्रेड करने के लिए उसमें एज लगा दीजिएगा आप, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज एंड पेक्टिनेज, ये 3 कंपोनेंट्स आपके पाए जाते हैं। सेल वॉल अगर आपने पढ़ा होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 टाइप के सेल वॉल होती है, जिनमें से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पाए जाते हैं और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेलुलेज और हेमीसेलुलोज और पेक्टिनेज से मिलकर, पेक्टिन से मिलकर के बना होता है। तो पेक्टिन आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसको अच्छे से नोट करें और उसको ध्यान दें कि आप प्रोटोप्लास्ट जब बनाना चाहते हैं तो उस टाइम पे कौन से एंजाइम्स को यूज करेंगे। सो आंसर इज सेलुलोज या सेलुलेज या फिर आपका हेमीसोलेज या फिर आपका पैक्टिनेज, इनमें से कोई भी सवाल पूछ। ये पैक्टिनेज जो एंजाइम है, इससे आरपीएससी में जो अभी पीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया था। राजस्थान पीसीएस ने एग्जाम कराया था अभी जस्ट अक्टूबर या नवंबर में, तो उसमें ये आपके पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था पैक्टिनेज से कि क्या फंक्शंस करता है।
ओके, तो इसका फंक्शंस क्या हो जाएगा, सेल वॉल में पाए जाने वाले जो पेक्टिन्स होते हैं, सेल वॉल में पाए जाने वाले जो पेक्टिन हैं, उन पेक्टिन्स को डिग्रेड करने का क्या करता है, काम करता है। और ये पेक्टिन आपका है कैसा, दैट इज़ अ प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन्स का मिल करके बना होता है। किसका कंपोनेंट है, प्लांट के सेल वॉल का। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ से अच्छे से याद रखिए। देखिए, कब कौन-सा इन्फॉर्मेशंस आपको किस एग्ज़ाम में और किस क्वेश्चंस में काम आ जाएगा, कोई जानता नहीं है। तो एक चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। अब सोचिए यहाँ पे पेक्टिनियस यहाँ पे है, लेकिन पूछा है बायोलॉजी में है। तो नहीं पता कि बायोलॉजी की चीज़ भी आपसे बायोटेक में पूछे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि है सी सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक की। तो आप अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि हम तो बायोटेक वाले हैं, तो हम बायोलॉजी क्यों पढ़ें? तो बायोलॉजी का भी चीज़ आप अच्छे से जानते रहिए, क्योंकि बायोलॉजी पे ये दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट के मिलकर के बने होते हैं। ये आप कहाँ गया पेन? ये सेलुलोज़ और हेमिसेलुलोज़, ये दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट के मिलके बने होते हैं, और आपका पेक्टिन जो होता है वो आपका प्रोटीन्स का मिलकर के बना होता है। तो सेलुलोज़ को और हेमिसेलुलोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज़ और हेमिसेलुलोज़ आएँगे। आपको नाम एंजाइम का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ कंपोनेंट्स याद रखिए, सेलुलोज़, हेमिसेलुलोज़ और पेक्टिन, राइट? उनके नाम के आगे एज़ लग जाएगा तो एंजाइम हो जाएँगे। तो उनको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब ये जो सेल वॉल आपने यहाँ पे देखा था, इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए होता है। सेल वॉल को दो तरीके से आप ब्रेक करते हैं, मैकेनिकली और केमिकली। तो ज़्यादातर केसेस में जब आप एक कल्चर कराते हैं ना प्रोटोप्लास्ट का, तो मैकेनिकली अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा सेल खराब हो जाएगा, फिर आपका पर्पस बचा नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं बचा कुछ। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए कि हमको ये सेल वॉल डिग्रेड हो जाए, लेकिन हमारा ये जो अंदर वाला मटेरियल है पूरा सुरक्षित बचा रहे। तो आप इन एंजाइम से क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं। तो सेल वॉल को रैप्चर करने के लिए दो तरीका होता है, मैकेनिकल होता है, इसमें आप पूरा क्रशिंग कर देते हैं, पूरा होमोजेनाइज बना देते हैं। दूसरा आपका एंजाइमेटिक होता है। तो एंजाइमेटिक में कौन कौन से होंगे ये आपको बताया गया है यहाँ पे, राइट? तो आपका बताया गया कि पहला जो प्लांट सेल होगा विदाउट सेल वॉल, उसको आप प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। दूसरा आपको बताया गया कि उस प्रोटोप्लास्ट को बनाने के लिए जिस एंजाइम का आप यूज करते हैं सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, उसका नाम है दैट इज द सेलुलोज, हेमिसोलेज एंड पेक्टिनेज। और इसके बाद आपको दिया गया कि कौन कौन सा प्लांट का टिश्यू आप ले सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को बनाने के लिए। तो क्या क्या है आपका, यूजुअली लीव्स लेते हैं, कैलस लेते हैं, सिंगल सेल लेते हैं, या पॉलन ग्रेन्स लेते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आप प्रोटोप्लास्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट बनाने की जरूरत क्यों है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, जब आपको 2 अलग-अलग वैरायटी के सेल्स का फ्यूज़न कराना हो, नॉर्मल जो हमारा नेचुरल ब्रीडिंग होती है, उस नेचुरल ब्रीडिंग में आप देखते हैं कि जो स्पीशीज़ वाले होते हैं सेम काइंड के, वही क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो उससे जो आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है, वो बहुत अच्छी नहीं मिल पाती। लेकिन आप चाहते हैं कि 2 कोई ऐसे स्पीशीज़ या प्लांट हों, जिनकी क्वालिटी किसी एक प्लांट में अगर आ जाए, और वो दोनों ही क्वालिटीज़ के लिए बहुत सूटेबल कंडीशंस मानी जाए, मतलब अच्छा प्रोडक्टिविटी भी दे, और उसके पास मान लीजिए कि उसके पास रेजिस्टेंट करने की प्रॉपर्टी हो। तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन अगर चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक लेटरल वेरिएंट करना पड़ता है, मतलब कि आपको जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के सेल्स का अगर आप फ्यूजन करा देंगे तो बेसिकली आपका क्या बनेगा, ये बन जाता है। तो यहाँ पे आप प्रोटोप्लास्ट का अप्रोच जो लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि जब आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स का फ्यूजन करा करके एक अच्छा हाइब्रिड कंडीशन बनाना हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा देते हैं। कभी कभी आपका ये डेफिनेशन ही पूछ दिया जाता है कि प्रोटोप्लास्ट का मीन क्या है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि प्रोटोप्लास्ट पूछ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म पूछ दे रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म भैया दूसरा चीज़ है, और प्रोटोप्लास्ट दूसरा चीज़ है। तो आप यहाँ पे इसको, अगर सबको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। सबको पता है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिफरेंस? कोई किसी को डाउट नहीं है? ओके, सो नेक्स्ट आपका यूजेस है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो वेरियस बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक स्टडीज करने के लिए आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स और टू प्रोड्यूस सोमेटिक आपका हाइब्रिड। तो जो भी आपके सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल को हटा करके और सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं या कल्चर कराते हैं, और उनसे आप बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक स्टडीज भी कर पाते हैं कि क्या जो आपके सिंगल सिंगल सेल्स का हाइब्रिडेशन कराया गया है या हाइब्रिड बनाई गई है, उन दोनों के जो पाथवे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस हाइब्रिड वाले सेल्स में चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो उसके बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक स्टडीज करने के लिए भी आप कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक टर्म आता है साइब्रिड। हाइब्रिड तो ठीक था, नया टर्म आ गया साइब्रिड, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि साइब्रिड का मतलब क्या है।
हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड मतलब ई न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल्स का क्या होगा, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा, दूसरे सेल्स का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका रहेगा और एक का सिर्फ क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। साइटोप्लाज्म का और इसके बाद न्यूक्लियस का सेल्स का, इसके इसका नाम दिया गया साइब्रिड दिया गया। मतलब साइटोप्लाज्म प्लस आपका क्या हो, सेल्स मीन्स न्यूक्लियस वाली हो, उसका फ्यूजन अगर करा करके जो चीज़ बनाई जाएगी तो आप उसे क्या बोलेंगे, साइब्रिड का नाम बोलते हैं। So fusion of enucleated and nucleated protoplast to the produces of cytoplasmic hybrid is known as a hybrid। तो हाइब्रिड का मतलब होता है नॉर्मल आपका फ्यूजन करा देना जिसमें दो वैरायटी के आपके सेल्स होंगे, दोनों में आपका न्यूक्लियस होगा, सारी सब कुछ होंगी। हाइब्रिड का मतलब होता है कि ये दो सेल्स तो होंगी लेकिन एक सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। क्योंकि भाई आपको प्लॉइडी भी मेंटेन करना है ना, तो प्लॉइडी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप ये दोनों कराएंगे तो ये पता लगा अगर ये भी आपका 2n है और आपका ये भी आपका 2n है तो ये 4n बन जाएगा, बनने वाला जो सेल्स होगा 4n बन जाएगा, तो पता लगा पूरा एकदम डिफरेंट ही बन जाए प्लांट, मतलब उसका कोई लेना देना ही ना हो किसी स्पीसीज से। तो ऐसा नहीं करना होता। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, इसका सिर्फ साइटोप्लाज्म रहता है और दूसरा चीज आपका क्या रहेगा, दैट इज इसका ही न्यूक्लियस रहेगा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच हो जाती मतलब मिल जाती है। तो ऐसे सेल्स को आप क्या बोलते हैं, साइब्रिड। तो डेफिनेशन आपको क्या देगा, साइब्रिड रिफर टू, इस तरीके से सवाल पूछेगा और आपको यहाँ पे देगा ऑप्शंस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। ये आप ये भी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सेल्स और प्रोटोप्लास्ट भी आपको देकर के फंसाता है। तो प्रोटोप्लास्ट याद रखिएगा, मतलब दोनों जो सेल्स होगी कैसी होंगी भैया, प्रोटोप्लास्ट वाली होंगी, मतलब दोनों में सेल वॉल आपका नहीं होगा। कंडीशन नंबर दूसरा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि प्रोटोप्लास्ट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि एक सेल्स में न्यूक्लियस होगा और दूसरे सेल्स में न्यूक्लियस आपके नहीं होंगे, मीन्स इन्यूक्लिएटेड होगी। तीसरा कंडीशन आपका ये हो गया कि इनकी प्लॉइडी भी क्या होनी चाहिए, मेंटेन भी होनी चाहिए, मतलब ये भी आपका 2n होना चाहिए। सो साइब्रिड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या निकल कर के आया कि फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्टिक सेल्स हैविंग वन इज द न्यूक्लिएटेड एंड अनदर इज द इन्यूक्लिएटेड। तो ऐसे टाइप के सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज साइब्रिड के नाम से जानते हैं। ओके, साइब्रिड ये दिख नहीं रहा आपको ब्रैकेट में, साइड नहीं दिख रहा है क्या मेरा, आप लोग बताएं स्लाइड दिख रहा है कि नहीं सबको। या- अ- अच्छा अभी नहीं दिख रहा, अभी मैं ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको दिखाई, हाँ वंदना आपके यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नेटवर्क का इसलिए मूव नहीं कर रहा, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। कोई नहीं, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो आप समझ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है साइब्रिड, ब्रैकेट में मैंने लिख दे रखा है और इसका मीन भी यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दिया और यहाँ पे डायग्राम बना के भी समझा दिया कि इसका क्या मीन होता है। और इसको लेकर के आपको दो बात ध्यान में रखना है कि दोनों जो सेल्स होंगी आपकी प्रोटोप्लास्ट वाली होंगी, मतलब उसमें से सेल वॉल नहीं होगा, और दो सेल्स में से एक सेल्स का न्यूक्लियस क्या होगा आपका, हट जाएगा, मीन्स रिमूव हो जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बनने वाले जो सेल्स है उसका क्या हो, आपका जो प्लॉइडी है वो मेंटेन हो पाए। और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आप प्रोटोप्लास्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि एक जीन्स, दो सेल्स जो कि अलग अलग वैरायटी की थी उनके जीन्स को आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो इस तरीके से जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प कर देता है। तो आपने देखा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है या प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है। सो नेक्स्ट हम लोग आएंगे। भाई देखिए दोनों सेल्स के अपने अपने मशीनरी हैं, है ना। अब प्लांट सेल्स को अगर आप एनिमल सेल्स में कराना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, प्लांट की वैरायटी स्पीसीज चेंज कर सकते हैं आप। अगर अभी देखिए अब, हाँ ये अभी प्लांट टिश्यू कल्चर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक एनिमल सेल्स को देखिए, एनिमल सेल का जो आर्किटेक्चर है ना वो अलग है, उसकी जो डिमांड है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। प्लांट टिश्यू का जो प्रोलिफरेशन है, प्लांट टिश्यू के लिए जो आपका कंडीशन है वो एकदम टोटली अलग है, कोई चीज़ सिमिलर नहीं है उसमें। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस नहीं है, उसके जो रिक्वायरमेंट है ना उनकी, आप न्यूट्रिएंट की अगर रिक्वायरमेंट देखिए, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़िए, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। दोनों का जो फेजेस है वो अलग है। तो सर मतलब कंपेटिबिलिटी, अगर आपने नाम सुना होगा कि दो ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में कंपेटिबल नहीं है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ होगा, अगर आप प्लांट सेल्स को और एनिमल सेल्स को फ्यूज अगर कराते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि फ्यूजन हो जाए लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन दोनों का आपकी जो मशीनरी है वो अलग अलग है। ओके,
सो प्रोटोप्लास्ट आपने कल्चर देख लिया, फिर यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है आपका। तो फ्यूजन कराने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उसको फ्यूजनिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है पेग, और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूँ, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी गुड। और ये कहाँ पे यूज़ हुआ था? वेरी गुड। इम्यूनोलॉजी जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो आपने कैंसरस सेल्स को मीन्स माइलोमा सेल्स को और आपने जो बी सेल्स को ट्रांसफर कराने के लिए मीडिया यूज़ किया था, वहाँ पे क्या यूज़ किया था? दैट इज द पैग मीन्स पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपके मीडिया हैं या इसका क्या रोल होता है। तो ये ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए मीडियम का प्रोवाइड करता है। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एक बहुत अच्छा ही ट्रांसफ्यूजिंग एजेंट है, मीन्स इसके प्रेजेंस में आप दो सेल्स को अच्छे तरीके से ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। ओके। इसके लिए अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि आपके सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, रेड वाला जो एरो दिख रहा है, तो उसको पहले सेल वॉल को क्या किया गया? रिमूव किया गया। तो अब नॉर्मल आपकी क्या बची? सिर्फ आपका सेल मेम्ब्रेन बची, और इसका क्या बचा? ये न्यूक्लियस बचा। तो ऐसे दोनों सेल्स का ये सेल्स क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लास्ट के कहलाएंगे। तो प्रोटोप्लास्ट का आपने फ्यूजन कराया। यहाँ पे आपके फिगर में जो दिखाई दे रहा है वो आपको ये, इसको आप न्यूक्लियस में समझ लीजिएगा कन्फ्यूजन होने के लिए। मतलब जो साइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप ये फिगर मत रखिएगा दिमाग में, ठीक है? तो ये आपको नॉर्मल सिर्फ दो सेल्स का फ्यूजन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने दोनों सेल्स को पहले सेल वॉल को क्या किया? रिमूव किया। फिर आपके दोनों सेल्स आपके रिमूव मतलब फ्यूज किए। फ्यूजन करने से यहाँ पे क्या हुआ? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुए। तो इनका मटेरियल आपका इसमें आया, इनका मटेरियल आपका इसमें गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट टाइप के बन गए। और इनका जब प्रोलिफरेशन होगा, स्कैनिंग की जाएगी, तो यहाँ पे नए नए ट्रेड्स क्या होंगे? आपके दिखाई देंगे, जो कि एक आपका इसका होगा और इस वाले में इसका होगा। तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराए जाते हैं। साइब्रिड का कॉन्सेप्ट के लिए फिगर ये मत दिमाग में रखिएगा। साइब्रिड के लिए आपका इस तरीके का फिगर बनेगा, एक आपका न्यूक्लियस के लिए और एक आपका विदाउट न्यूक्लियस के लिए। इस तरीके का फ्यूजन करा करके यहाँ पे आप सिंगल न्यूक्लियस वाला सेल्स बनाएंगे, इसको आप बोलेंगे साइब्रिड। ये आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए दिखाया गया है। ओके। जल्दी से देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, फिर इसके बाद आज क्लास को अभी बाइंड अप करेंगे। एप्लीकेशंस आपके क्या क्या बन सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर्स के लिए? तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर के हेल्प से प्लांट को डिजीज फ्री बना सकते हैं, प्लांट को किसी टाइम पे ग्रो करा सकते हैं, प्लांट की ग्रो कराने की रेट जो होती है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सूटेबल टाइम पे आप उसको ग्रो करा पाएंगे, और नंबर ऑफ प्लांट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं, और उनमें डिजीज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है। ये आपके एप्लीकेशंस में आते थे, टिश्यू कल्चर्स मेथड फॉर द प्लांट प्रोपागेशन नोन एज द माइक्रो प्रोपागेशन। प्लांट के ग्रोथ कराने के लिए ट्रिमेंडस, जिस तरीके से आपने कैंसर सेल्स के बारे में पढ़ा था कि कैंसर सेल्स एक तरीके से अनरेगुलेटेड या अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उसी तरीके से जब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ अगर कराना हो तो उसको आप प्रोपागेशन का नाम देते हैं। तो प्लांट के एक तरीके से अनकंट्रोल ग्रोथ को कराने कराने की जो प्रोसेस होती है, आप उसको माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं आपके माइक्रो प्रोपागेशन के लिए, ये आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? इनिशिएशन आप कल्चर करेंगे, मतलब आपको जो भी प्लांट लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको अच्छे से कोई मीडिया प्रोवाइड करेंगे, फिर आपका वहाँ पे क्या होगा? सूट का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब वो डिवाइड होगा, फिर इसके बाद आपका रूटिंग होगी, मतलब उसमें से रूट बनेंगे, फिर ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, उसको निकाल करके या तो आप ग्रीन चैम्बर में रखेंगे या आप किसी पॉट में रखेंगे, और तब इस तरीके से आपका क्या बनेगा? पूरा प्लांट बनता है। माइक्रो प्रोपागेशन जो टर्म है वो बताता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के मेथड से, मीन्स उसमें आप किसी एक डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और उसको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हम हाई अमाउंट में क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। तो ऐसे ग्रो कराने के टेक्निक को या प्रोसीजर्स को हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला एप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द माइक्रो प्रोपागेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का पहला यूज आपका ये हो गया। दूसरा हो गया आपका वायरस फ्री प्लांट बनाना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लांट्स होते हैं उनको जर्मिनेशन के टाइम पे प्लांट वायरस क्या करते हैं? अटैक कर जाते हैं। उनके अटैक कर लेने से उस प्लांट को कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, प्रॉपर तरीके का जो प्रोडक्ट देना होता है वो दे नहीं पाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से आपने देखा था स्टार्टिंग में कि आप पूरा का पूरा जो नर्सरी वाला फेज होता है, स्टार्टिंग वाला, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? एक सेप्टिक कंडीशंस में कराया जाता है, और वहाँ पे कंट्रोल रेगुलेशंस होते हैं। तो वहाँ पे आपके वायरस के या किसी भी दूसरे जर्म्स के इन्फेक्ट करने की रेट या पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप वायरस फ्री प्लांट भी बना सकते हैं। तीसरा आपका यूज है दैट इज आर्टिफिशियल सीड्स, और इस आर्टिफिशियल सीड्स को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंथेटिक सीड या सोमेटिक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। और आप इसको बनाते कैसे हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इधर बाय द इनकैप्सुलेटिंग द सोमेटिक एम्ब्रियोस इनटू द
प्रोटेक्टिंग कोटिंग। तो जो एम्ब्रियोज़ होता है उनको क्या करते हैं वहाँ से आप एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, मीन्स निकाल लेते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तब जाकर के आप उसको आर्टिफिशियल सीड का नाम देते हैं। तो आपको जैसे पता है कि सीड में सीड कोट होता है, सीड के आपके सीड कॉटिलेडन्स होते हैं, सीड के प्लूम्स ये पार्ट होता है जो कि रिजर्व मटेरियल का काम करता है। तो उसी तरीके से मतलब उसी सीड के चीज़ों को अगर आप जो नेचुरल वाली हो रही हैं उनको अपने हिसाब से क्या करें, अरेंज करके रख लेते हैं, उसके एम्ब्रियो को निकाल करके स्टोर कर पाते हैं, तो आप उसे आर्टिफिशियल सीड का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल का कहीं से मतलब ये नहीं है कि वो प्लास्टिक का या सिंथेटिक केमिकल्स का मिलकर बना होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो नेचुरल जो सीड्स होते हैं उनमें आप कोई मैनिपुलेशंस नहीं करते। तो अगर आप उस नेचुरल सीड्स में से उसके एम्ब्रियो को निकाल करके अगर आप स्टोर कर पाते हैं तो उसको आप आर्टिफिशियल सीड्स के नाम से जानते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो एम्ब्रियो को बचाने का काम किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके एम्ब्रियोज होते हैं वो खराब होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, और उन पे कोई अटैक अगर होता है, जैसे सपोज जो आपके अच्छे वेराइटीज़ के आपके प्लांट हैं और वो ड्यू टू द नेचुरल अडेप्टेशन या नेचुरल कंडीशंस वो धीरे-धीरे क्या होते हैं आपके एक तरीके से एक्सटेंशंस की फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखिए तो 50 साल पहले जो प्लांट हुआ करते थे आज के डेट में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का कंडीशंस 50 साल पहले के जैसा नहीं रहता है। तो जो भी आपके सूटेबल प्लांट हैं और जिनका यूज़ अल्टरनेट तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनके एम्ब्रियो को बचाने के लिए क्या करते हैं आप प्रिज़र्व करते हैं। उस प्रिज़र्वेशन की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। और ये टेक्नोलॉजी आप तब यूज़ करते हैं, ये प्रोसीजर आप तब यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही मतलब ऐसे प्लांट को आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रोसेस करके रखना है जो कि नेचुरल कंडीशंस में अभी क्या हो चुके हैं, आपके एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ चुके हैं, वो एक्सटेंट होने वाले हैं, लेकिन आप उनको बचा करके रखे हुए हैं कि जब भी आप चाहें तो उनको ग्रो करा सकते हैं। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू करने का भी काम आपका प्लांट टिश्यू कल्चर करता है। इसका मीन होता है कि आप डिज़ायरेबल प्लांट के एम्ब्रियो को क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशंस में रख करके उसको बचाने का काम करते हैं। हैप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड्स का यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया। सो हैप्लॉइड प्रोडक्शंस का मतलब ये हुआ कि आप चाहे वो कोई भी गैमेट सेल्स ले लें, मीन्स आपका चाहे पॉलिन ग्रेन ले लीजिए या आपका फिर ओवरी से ले लीजिए, ये सब आपके जो प्रोड्यूस करेंगे क्या करेंगे, हैप्लॉइड सेल्स करेंगे। और इन हैप्लॉइड सेल्स को आप क्या करते हैं, प्रिजर्व कर पाते हैं और प्रिजर्व करके आप डिज़ायरेबल आपके एंथर और डिज़ायरेबल मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स होगी उसका और आपके जो ओव्यूल्स होते हैं उनको फ्यूजन करा करके एक नया टाइप वेराइटी का क्या कर सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। और ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है यहाँ पे एंडोस्पर्म्स, और एंडोस्पर्म टिश्यूज को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर पाते हैं, उसको रख सकते हैं या उसको बना सकते हैं बाई द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो हैप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो जाता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको आप हैप्लॉइड बोलते हैं, एंडोसोम सेल्स को आप ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को बचाने के लिए मीन्स उनको प्रिजर्व करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट है आपका सोमेटिक हाइब्रिड एंड साइब्रिड। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया साइब्रिड का मतलब क्या होता है। सोमेटिक हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनको उनके प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाए, फ्यूज कराया जाए, और फ्यूज कराने के बाद जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बन रहा था पीछे वाले स्लाइड्स में, तो उसको आप सोमेटिक हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और साइब्रिड वर्ड कब यूज करेंगे, जब आपके दो आपके प्रोटोप्लास्ट हों, उसमें से एक सेल्स का न्यूक्लियस गायब हो, दूसरा आपका न्यूक्लियस कंटेन किया हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, साइब्रिड के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि ये जो सोमेटिक हाइब्रिड और साइब्रिड से बनने वाला जो एक टर्म है, यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट इंटरजेनिक, मतलब जिनका जीनस क्या हो, डिफरेंट हो, और दो डिफरेंट जीनस से बनने वाले जो आपके सोमेटिक हाइब्रिड से बनने वाला पहला जो आपका प्लांट है वो कौन कौन सा है। एक आपका सोलनम टुबरेसम है, मीन्स पोटैटोज है, और दूसरा है आपको लाइकोपर्सिनियम, आपका ये है दैट इज टोमेटो है। तो इन दोनों से मिलकर के बनने वाले जो प्लांट बना उसको नाम क्या दिया गया, पोमेटोज। तो पो मीन्स पोटैटोज और इसका टोस हुई टोमेटोज, तो इसको या टोपाटोज बोल सकते हैं या पोमेटोज बोल सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस चीज़ का फ्यूज़न है, मतलब कौन-कौन से प्लांट इसमें बनाए गए हैं। तो 2 प्लांट आपके अलग-अलग हैं, आपका एक पोटैटोज़ है और एक आपका क्या टोमेटोज़ है। तो इन दोनों को इन दोनों के सेल्स को क्या किया गया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू बनाया गया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरीके की है, टोमेटो की भी है और पोटैटो की भी है। तो ये आपका एक फर्स्ट इंटरजेनिक सोमेटिक हाइब्रिड से बनने वाला क्या है, प्लांट है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि फर्स्ट इंटरजेनिक जो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, किस तरीके से बनाया गया। मतलब इस टॉपिक से एक सवाल बनेगा, चाहे वो ये प्लांट दे करके इसके जो आपके पेरेंटल प्लांट्स है उनके बारे में पूछा जाए, या ये आपका फर्स्ट इंटरजेनिक प्लांट के नाम से पूछा जाए, या फिर आपका सोमेटिक हाइब्रिडेशन से बनने वाले प्लांट का कोई एग्जाम्पल पूछा जाए। एक सवाल इससे आएगा जरूर,
ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट आपका है सोमाटोनो वेरिएशंस। सोमाटोनो वेरिएशंस का मतलब हो जाता है, मतलब सोमैटिक सेल्स में अगर क्रोमोसोम्स का वेरिएशंस किया जाए तो उसे आप बोलते हैं सोमाटोनो वेरिएशंस, और सोमैटिक सेल्स में वेरिएशंस करा करके आप जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी होती है उससे आप देख लेते हैं। और गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस का मतलब होता है जब जर्म सेल्स में कराया जाए। तो किसी भी प्लांट मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू आप सोमैटिक वेरिएशंस भी देख पाते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रोटोप्लास्ट में देखा। प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन है वो क्या है, आपका एक सोमैटिक सेल्स है। तो ऐसा करा करके आप सोमाटोनो वेरिएशंस भी बना सकते हैं। और वही अप्रोच जब आप कोई गैमेट सेल्स ले लेते हैं और गैमेट सेल से कराएंगे तो आप उसे गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। सो ये सारा पॉइंट आपको समराइज किया गया प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस में कि क्या-क्या एप्लीकेशंस के पॉसिबली हो सकते हैं। सो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हैं, क्या-क्या टेक्निक्स आपकी इसमें यूज़ की जाती है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से इसके पॉसिबल जीन ट्रांसफर करने के मेथड्स होते हैं, क्या-क्या इसमें टेक्निक्स आपकी यूज़ की जाती है। वहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। तो कल की जो क्लास होगी उसमें आपका पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर भी खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगा, ये आपका टॉपिक जितना जल्दी खत्म हो सके तो जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आपके अभी 2 इम्पोर्टेंट यूनिट रह गए हैं जिसे मुझे भी पढ़ाना ज़रूरी है, और आपके पास टाइम जो बचे हुए हैं बस हार्डली आपका 1 वीक। आज 8 तारीख हो गई है, 7 दिन का समय बचा हुआ है। तो कम से कम 3 दिन का क्लास चाहिए होगा जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी खत्म करने के लिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका। और मुझे पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद में सैटिस्फैक्शन नहीं है कि मैंने सेल बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ाई। और अगर सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो जाएँगे ना, तो फिर वो आपको तकलीफ़ देगा या नहीं देगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ देके जाएगा कि मैंने आपको टीच किया और उसके बावजूद अगर आप सेल बायोलॉजी के प्रॉब्लम को अगर गलत करके आते हैं, सो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जल्दी से जल्दी बाइंड अप करेंगे हम लोग। कल की जो क्लास होगी आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग टिश्यू कल्चर पे आएँगे एनिमल वाले के, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको हम लोग ब्रीफ मतलब खत्म करेंगे। देन इसके बाद स्विच करेंगे फिर हम लोग सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पे। तो कम से कम 3 क्लास चाहिए होगा सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को मिला करके पढ़ाने के लिए। सो 3 दिन उधर जाएँगे और 3 दिन जाएगा, मतलब 6 दिन तो आपका ऐसे ही चला गया, राइट? 5 दिन मिनिमम। बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम। उस 2 दिन के टाइम में पूरे सिलेबस को 1 दिन पूरा 3 घंटे क्लास लगाएँगे, जिसमें आपको पूरा ब्रीफ करेंगे कि कौन-कौन से यूनिट, कौन-कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है, उसको पढ़ कर के ही जाना है। तो 1 दिन क्लास उसमें चला जाएगा। तो मान के चलिए कि 7 दिन का जो टाइम बचा, उस 7 दिन के लिए आपके पास पूरा का पूरा चीज़ ऑक्यूपाई है। तो एक भी दिन अभी आपको किसी को भी मिस नहीं करना है और ना ही आपको किसी को कुछ लापरवाही करनी है। होपफुली कि अगर नेट ठीक से चलता रहेगा तो हम लोग क्लास को और थोड़ा लेंथ बढ़ा लेंगे। लेकिन कल आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर क्लास जो होगी वो आखिरी होगी, और आप उसे पढ़िए। अगर कहीं से कुछ डाउट अगर होता है तो आप उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखिए आप लोगों को एक सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अभी मैं अगर पढ़ाना चाहूँ ना तो और ज़्यादा लेंथी पढ़ा सकते हैं। लेकिन चूँकि स टाइम की डिमांड ये कहती है कि आप एक चीज़ पे फ़ोकस करने के बजाय बाकी चीज़ों को भी कवर कर लीजिए। आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है ना? तो ऐसा नहीं कि प्लांट टिश्यू कल्चर बस मैं बस वही कर रहा हूँ। प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर पढ़ाने के लिए बैठूँगा अभी तो 1 हफ्ते क्लास चलेगी तब जाके हो पाएगा। लेकिन चूँकि अभी आपकी ज़रूरत और आपके जो एग्ज़ाम्स में सवाल आएँगे ना वो ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी जितना हम लोग थोड़ा-सा फ़ास्ट तरीके से मूव कर पाएँगे वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का वेटेज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों ने पढ़ा है, मैं इस पे डाउट नहीं हूँ कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, है ना? लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी तरफ से उसे फिनिश करूँ। तो दैट इज़ व्हाई हम लोग अभी ये टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक को जल्दी से स्विच करेंगे, और फिर तुरंत आएँगे उस पे दोनों पे, और वहाँ पे जल्दी से खत्म करेंगे। और 1 दिन की क्लास होगी जो कि पूरे आपके यूनिट को ब्रीफ किया जाएगा, जो कि थोड़ी लेंथी क्लास हो सकती है, और आपको वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी पढ़ने के लिए, इस चीज़ पे भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके? ठीक है, तो अभी आपने देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, जीन ट्रांसफर के मेथड पढ़ लेंगे, और कुछ आपके जो यूज़फुल आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज़म्स हैं मीन्स प्लांट हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। और आपके टिश्यू कल्चर से बनने वाले कुछ यूज़फुल जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके बारे में भी स्टडी हम लोग कर लेंगे। तो कल के भी टॉपिक से मीन्स आगे के भी क्लास से आपके 2-3 सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये तो। हाँ, हाँ, पूछिए, पूछिए, सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज़्म के द्वारा खुद भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है और उसमें बनने वाले जो आपके पायरुवेट हैं या फिर आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये सब क्या है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू खुद भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनके लिए वो काम आता है और इनका जो बनने की प्रोसेस होती है वो उनके मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जिसकी बॉडी में बनता है, उनकी बॉडी के लिए वो यूज़फुल नहीं होता है, वो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रहा है, तो उस टाइम पे बाई प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो उनके लिए यूज़ का नहीं होता है। जैसे एंटीबायोटिक क्या है? आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो जो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को बनाता है ना, उसके लिए उसका कोई काम नहीं है मेटाबॉलिज्म में। ओके। सनी जी, पढ़ाई चल रही है ठीक से आपकी? अरे, अभी कुछ-कुछ पे हैं आप, कुछ-कुछ पे काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा होना चाहिए। आपने लेट जॉइन किया क्लास को, अदरवाइज़ अच्छा, चलिए फिर तो अच्छा है, बढ़िया। हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग अच्छे से करिए और अपने-अपने काम से आप अच्छे से संतुष्ट रहिए, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है फिर, अभी किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो ठीक है फिर आज की क्लास हाँ, हाँ, क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं कल। ओके, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।